स्वागत है। मैंने जिस तरह से बताया था, आज हम लोग पोल मलखाम के आज अनुभवी यंग कोचेस के साथ आज हम लोग सेशन करने वाले हैं। आज जिस विषय को हम लोग लेके आ रहे हैं वो बहुत ही लोकप्रिय खेल है मल्लखांब, और उसका जो लोकप्रिय साधन है पोल मल्लखांब। तो उसके ऊपर हम लोग आज बहुत अलग अलग विषय लेके डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले 2 सत्र हम लोगों ने देखे, बैक टू बैक आज तीसरा सेशन है। पहला रविवार संडे को हम लोग ने रोप मल्लखांब के ऊपर सेशन किया था। उसके बाद हम लोग ने हैंगिंग मल्लखांब के ऊपर सेशन देखा, और आज हम लोग पोल मल्लखांब के ऊपर इसी महीने में तीसरी बार बैक टू बैक तीसरा संडे हम लोग आज सेशन कर रहे हैं। ये मल्लखांब कट्टा की आज अलग अचीवमेंट है जो आपके सामने आ रही है। आज इसके लिए जो अपना अमूल्य टाइम लेके हमारे साथ जुड़े हुए कोचेस है, इस सभी कोचेस का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और आगे जुड़ने वाले सभी कोचेस को भी हमें मन से धन्यवाद दे रहा हूं अभी से। आज हमारे साथ जुड़े हुए आज 3 अलग अलग कोचेस है जिनके पास अच्छा अनुभव है, और जिन्होंने अच्छे अपने अनुभव से बहुत ही अच्छे खिलाड़ी मल्लखांब खेल के लिए आज हम लोग को सब दिए है। तो मैं उनके साथ आज जिस तरह से चर्चा करता हूं हर वक्त, उसी तरह से आज भी चर्चा करने वाला हूं मल्लखांब कट्टा के माध्यम से। तो मैं आज सबका एक एक करके परिचय करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए पहले अतिथि है तुषार भरगुडे सर। तुषार भरगुडे सर ये ज्ञान प्रबोधिनी क्रीडा कुल निगड़ी पुणे यहाँ से जुड़े हैं। वहां पे वो 15 साल मल्लखांब के कोचिंग ये फील्ड में अच्छा अनुभव उनका है। उसी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार जो खेल का हर अलग अलग बहुत ही बड़ा सा ऐसा पुरस्कार, शिव छत्रपति पुरस्कार, जो उनके अच्छे खिलाड़ी संतोष घाड़गे, इस खिलाड़ी को पुरस्कार मिला है, जो उनके एरिया में वो बहुत ही पहला छत्रपति पुरस्कार उनके वजह से, संतोष सर के, तुषार सर के वजह से मिला है। तो बहुत ही उसका अभिमान है। उनके आज तक 15 नेशनल और 25 स्टेट खिलाड़ी उन्होंने आज तक कोचिंग में मल्लखांब खेल में लेके आए हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव है। मैं तो हर वक्त बोलता हूँ एक नेशनल खिलाड़ी बनाने में बहुत ही परिश्रम लगता है। उन्होंने तो 15 नेशनल खिलाड़ी के साथ एक छत्रपति पुरस्कार भी आज मल्लखांब खेल में उनके माध्यम से आए हैं। तो तुषार भरगुडे सर, आपका मल्लखांब कट्टा में स्वागत है। नमस्कार सर। मल्लखांब कट्टे पे आपने मेरे को बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर। आज आपका बहुत बड़प्पन है। आज आप अपने बहुत ही अमूल्य टाइम को दे रहे हैं हमारे आज मल्लखांब के पूरे भारत के परिवार को, और आपके साथ चर्चा करने में बहुत ही मुझे रुचि है और बहुत ही आज मजा आने वाला है। दूसरे हमारे साथ जो जुड़ी हुई है वो दूसरी अतिथि आज सभी मल्लखांब खेल को आज थोड़ा सा शायद ताज्जुब होगा कि हमारे साथ आज मधुरा ज्ञानेश लिमे, इनको भी आज मैं आमंत्रित, इस मल्लखांब पोल मल्लखांब साधन को लेके मैंने आमंत्रित किया है। वो आज बलबीर व्यायामशाला सांगली इस क्लब से जुड़ी हुई है। उनके पास भी 15 साल का बहुत ही अच्छा अनुभव है कोचिंग का। कोचिंग में आने के बाद 10 साल से वो पोल मल्लखांब की कोचिंग कर रही है, और उसके साथ ही हैंगिंग मल्लखांब 5 साल से सिखा रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कंपटीशन लेवल की कोचिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। वैसे वो 15 साल से कोचिंग कर रही है ऑफिशियली, लेकिन ऑब्वियसली सभी खिलाड़ी खेलते खेलते कोचिंग करते ही रहते हैं। जैसे वो अंडर 16 अबाउ 16 में आते हैं तो वो कोचिंग फील्ड में सभी लोग आज जुड़ जाते हैं अपने कोचेस को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। उसके साथ उन्होंने 53 स्टेट लेवल के खिलाड़ी आज महाराष्ट्र को दिए हैं, और 37 बॉयज और 16 गर्ल्स। उसके साथ ही वो वहां पे योगा का भी बहुत ही अच्छी तरह से कोचिंग करती है बलबीर व्यायामशाला में। तो उनके यहाँ से 2 नेशनल और 13 स्टेट खिलाड़ी स्टेट लेवल के उनके हाथ के नीचे से बहुत ही अच्छे ट्रेनिंग लेके बड़े हो रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र हौशी मल्लखांब संगठन, ये महाराष्ट्र की मल्लखांब की एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन पे 2018 से मधुरा मैडम
टेक्निकल कमेटी मेंबर करके काम कर रही है और अच्छे से वो रिजल्ट भी दे रही है और मलखाम खेल को महाराष्ट्र के में भी अच्छे से बढ़ा रही है। तो उनके पास भी अच्छे रूल्स रेगुलेशन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो मधुरा मैडम, आपका मलखाम कट्टा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गणेश सर, आज मुझे मलखाम कट्टा पे बुला के मुझे मेरे अनुभव शेयर करने का मौका आपने दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरा मैडम। उसके साथ आज तीसरे अतिथि और तीसरे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले जब मैंने 2 सेशंस रोप मलखाम और मलखाम पे लिए थे, तो उस पे 2 कोचेस को मैंने बुलाया था। आज 3 कोचेस हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। चर्चा भी अच्छे तरह से आज होने वाली है। तो तीसरे हमारे साथ अतिथि है, उनका नाम तुषार पवार सर है। वो कोल्हापुर के से जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल वो रजत शिक्षण संस्था धनंजय गाडगिल वाणिज्य महाविद्यालय सातारा, अभी वो सातारा में अपना जॉब के लिए एक कॉलेज में स्पोर्ट्स के अंतर्गत उनका जॉब है। उन्होंने खुद MA और MPA का एजुकेशन लिया है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन। उनके पास अच्छा वो नॉलेज है। 5 साल से वो कोचिंग में अच्छे से जुड़े हुए, उससे पहले से भी वो अच्छे से सिखा रहे हैं। डाइविंग खेल में भी उन्होंने वो, मुझे ये बात सब बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरा भी कुछ इसी तरह से थोड़ा सा बैकग्राउंड है। मैंने भी BPL MPL किया है, मैंने भी मलखाम में नेशनल खेला है, मैंने डाइविंग में भी नेशनल खेला है। तो थोड़ा सा मलखाम खेल का हम लोग को उपयोग बहुत ही अच्छे से दूसरे खेलों में भी आगे जाने में बहुत ही हेल्प होता है। और उनके पास बहुत अच्छे से अनुभव है। उनके हाथ के नीचे भी बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी उन्होंने मलखाम खेल के लिए दिए है। तो आज 2 तुषार सर है, तो मैं आज तुषार पवार सर, आपका भी मलखाम कट्टा में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, थैंक यू। हमें मलखाम कट्टा में इनवाइट करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो मलखाम को आगे बढ़ाने की यात्रा जो शुरू करी है, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद पवार सर। आज यहाँ पे सुनने वाले सभी मलखाम के परिवार को मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आज हमारे साथ 2 तुषार सर है। तो मैं एक सर को मैं तुषार सर के नाम से बुलाऊंगा और दूसरों को सर को मैं उनके सरनेम से बुलाऊंगा, पवार सर के नाम से बुलाऊंगा, तो दोनों को भी कुछ उसमें कंफ्यूजन ना हो। मधुरा मैडम आप अकेली हो, तो आपको आपके मधुर नाम से ही बुलाऊंगा। तो मधुरा मैडम, आपसे मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि आज मलखाम खेल में देखा जाता है कि रोप मलखाम की कोचिंग में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी है, बहुत सारी गर्ल्स जुड़ी है। तो पोल मलखाम, हैंगिंग मलखाम, इसकी कंपटीशन लेवल की कोचिंग करने के लिए महिला भी आज इतने आगे है, इतने साल का आपके पास अनुभव है। शायद मेरे नॉलेज में नहीं आया है, और भी कहाँ से जुड़ी होगी महिलाएं, शायद मुझे उसका परिचय नहीं है। आगे जाके शायद इसी माध्यम से अगर किसी ने हम लोग से संपर्क किया, तो मलखाम कट्टा पे उनको भी बुला के उनका भी अनुभव मैं मलखाम कट्टा के माध्यम से सभी भारत के अपने मलखाम परिवार को देने की कोशिश करूंगा। तो मधुरा जी, मुझे ऐसा प्रश्न पहले आता है कि आप पोल मलखाम सिखाते, तो आपने भी कभी पोल मलखाम कभी बचपन में या कभी किया है, या लेडीज होके आप मलखाम में इतना डिफिकल्ट पोल मलखाम सिखाते हैं? बाकी भी रोप मलखाम और आप सिखाते होगी, लेकिन पोल मलखाम भी सिखाते हैं, कठिनाई है, तो इस बारे में आपका अनुभव क्या है मधुरा जी? हाँ, ये मुझे अंदाजा ही था कि ऐसा प्रश्न मुझे पूछा जाएगा। कि लेकिन हमारे यहाँ क्या है, मैं जहाँ बलभीम व्यायाम शाला में मलखाम मैंने सीखा और जहाँ पे सिखाती हूँ, तो हमारी बहुत साल की बड़ी अच्छी परंपरा है कि हमारे यहाँ पहले से ही मलखाम ये खेल सिर्फ लड़कों के लिए ही बंधित नहीं था, तो फिर लड़कियों को भी ये सिखाया जाता था। कि हमारे जो पूज्य गुरु जी है कैलाशवासी शंभूराव आपटे सर, तो उनका भी यही मानना था कि लड़कियों को भी मलखाम पे कसरतें करनी चाहिए, क्योंकि मलखाम ये सिर्फ व्यायाम को पूरक ही गेम नहीं, तो फिर हमारे तंदुरुस्त के लिए बहुत ही अच्छा गेम है। तो फिर उसका भी सराव
लड़कियों को भी करना चाहिए। तो हमारे यहाँ परंपरा चालू है। और उनके ही छोटे भाई डॉक्टर पीजी आपटे, जो हमारे बाणे गुरुजी है, उनके बहुत अच्छे स्नेही भी थे। तो उन्होंने भी, पीजी आपटे ने भी उनकी लड़की को भी बहुत अच्छा मलखाम सिखाया था। घर में भी वो उनका प्रैक्टिस लेते थे। तो हमारे यहाँ की परंपरा है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो बाणे गुरुजी कुछ दिन तक सांगली में रहने आए थे। तो हमारे यहाँ के जो शंभूराव आपटे जी है, उनसे उन्होंने और कई कसरतें मलखाम की सीखी। और मेरी जानकारी थी तब तक बाणे गुरुजी जब तक थे, तो हर गुरु पूर्णिमा को गुरु दक्षिणा रूप में मनी ऑर्डर वो शंभूराव जी को, कैलाशवासी शंभूराव जी को भेजते थे। और वो शंभूराव जी उस देणगी स्वरूप व्यायामशाला में देते थे। तो मैंने भी बचपन में मलखाम सीखा है, पोल मलखाम किया है। कॉम्पिटिटिव नहीं किया है, लेकिन दसरंग है, बेल या फिरकी है, टेढ़ी है, बजरंग पकड़ है। तो मेरे जो कोच है यानी प्रशिक्षक ज्ञानेश लिमे जी, तो उनके साथ मैंने ये सीखा भी है। और आजू बाजू में वो देखती भी रहती थी मैं कि अगर कोई कंपटीशन में हम गए तो ये कैसे करते हैं, कि हम रोप मलखाम करते हैं, लेकिन मलखाम जो बेस गेम है, कि रोप मलखाम जो गेम है उससे भी ज्यादा फायदे आपको पोल मलखाम में मिलते हैं। तो फिर हमें भी वो सिखाया गया और यहाँ पे भी मैंने भी किया। तो इंस्पिरेशन तो था ही। और हमारे यहाँ क्या था कि ऊपर के जो एज ग्रुप है, अबव 18 के, तो वो जो एज ग्रुप था, वो उस एज ग्रुप के लड़के बहुत ज्यादा टिकते नहीं थे। उनके कारण थे कि कोई इंजीनियरिंग को चला गया या फिर बाकी जो गेम है उसमें अट्रैक्ट हो गया। तो फिर 12 और 14 के जो लड़के थे वो अच्छी तरह से सराव भी कर रहे थे, लेकिन उसकी वजह से कि कोच की कमी रहती थी कि एक साथ 60-60 लड़के होते थे, तो एक कोच पूरा नहीं पड़ता था। तो जैसे जैसे मैं भी बड़ी होती गई, तो मेरे जो कोच थे उन्होंने मुझे एक 20 लड़के दे दिए। दो तीन एपरेटस थे, तो मैंने उनको दसरंग सिखाना चालू कर दिया। और ऐसे करके करके धीरे धीरे मैंने मलखाम कॉम्पिटिटिव भी उनको सिखाना चालू कर दिया। और इसके लिए मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी मिला है मेरे यहाँ से। धन्यवाद मधुरा मैडम, आपने बहुत अच्छे से हमारे प्रश्न का आंसर दिया और बहुत ही सखोल आपने अपना अनुभव बताया। अगला सवाल मैं तुषार सर आपको पूछना चाहूंगा कि आज जिस तरह से हर एक क्लब में कोचिंग का व्यवस्था चलती है या कोचिंग की प्रोसीजर होती है, तो उसमें वो लोग अपने अनुभव से खिलाड़ी चुनते हैं और उस तरह से वो मलखाम खेल को आगे बढ़ाते हैं। आपके यहाँ पे किस तरह से मलखाम के खिलाड़ी चुनने की कुछ प्रोसीजर है? किस तरह से आप मलखाम चुनते हैं, या ऐसे जो रैंडम खिलाड़ी आते हैं उनको लेके आप मलखाम सिखाते हैं? तो हमें आज इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी है, तुषार सर। सर, हमारा जो स्कूल है ज्ञान प्रबोधिनी क्रीड़ाकुल, वो स्पेशल स्पोर्ट्स स्कूल है। उधर एडमिशन लेने के लिए हम लोग फिटनेस टेस्ट लेते, उसमें हाइट लेते, वेट लेते, 30 मीटर रन, 400 मीटर रन, 10x6 शटल रन, वर्टिकल जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, बॉल मेडिसिन बॉल थ्रो, बैलेंस, फॉरवर्ड बेंडिंग, ये टेस्ट लेते। ये टेस्ट में से हम लोग 5 फैक्टर देखते मलखम के लिए। उसका हैंड पावर के लिए उसका बॉल थ्रो है, हैंग पुलअप्स हैंग है, लेग स्ट्रेंथ है, वर्टिकल जंपिंग के लिए, कोर सिटअप्स है, कोर देखते, फॉरवर्ड बेंड देखते, और उसका स्पीड। और इसका सबका स्कोर बना के हम लोग उनका एडमिशन करते। बहुत ही अच्छा सर। आज आपका जो क्लब है, आपकी जो यहाँ पे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे आपने बताया कि ये सब चीज फिजिकल फैक्टर्स पे अलग अलग टेस्ट लेते हैं, और आपने अच्छा इसमें नॉलेज दिया कि अलग अलग आप 5 टेस्ट लेते हैं और उससे खिलाड़ी चुनते हैं। तो वो ये जो खिलाड़ी चुनते हैं वो आज आने वाले सब खिलाड़ी से बेस्ट खिलाड़ी चुनते हैं, कि मुझे लगता है कि मलखाम के साथ वहां पे और भी खेल चलते हैं, आर्चरी रहेगा, एथलेटिक्स रहेगा, तो उसमें से सब जाने के बाद, अच्छे खिलाड़ी जाने के बाद जो बचते हैं वो खिलाड़ी आप मलखाम में लेके आते हैं। किस तरह से चलता है तुषार सर?
हाँ सर, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, 30 बच्चे रहेंगे, 40 बच्चे रहेंगे, उनमें से ये अलग अलग गेम का अलग अलग फैक्टर है। वो फैक्टर का अपने गेम का ये हम लोग ये 5 ये देखते, उसमें से जो अपना अच्छा है उस वो मलखम को लेते, बाकी के बच्चे बाकी के गेम कोई भी जाते। बहुत ही अच्छा है। और ये सब आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ठीक है, अगर हमारे पास शायद खिलाड़ियों की कमी है और हमारे पास बहुत ही मुश्किल से खिलाड़ी आ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी आए हुए खिलाड़ियों का अगर हम लोग बैटरी टेस्ट, अगर हम लोग फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप जिस तरह से लेते हैं, अगर वो टेस्ट अगर हम लोग लेते हैं, तो हम लोग को आए हुए खिलाड़ियों की क्वालिटी पता चलती है। और उसमें से जो अच्छे खिलाड़ी है, तो उनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास करें, तो वो खिलाड़ी आगे जाके हमारे लिए बहुत अच्छा नेशनल मेडल लेके आ सकते हैं। यही आपके माध्यम से बताना था। बहुत ही अच्छा आपका अनुभव है। पवार सर, आपको अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि आज मलखाम के लिए सबको पता है कि सागवान का बहुत ही अच्छा टीक वुड जिसको बोलते हैं, वो लकड़े के मलखाम बनाया जाता है और वो बहुत साल टिकते भी है और उसका आयु भी बहुत अच्छा होता है। तो उसके अलावा कुछ अलग लकड़े के ऊपर कभी मलखाम का आपने प्रयोग किया है या उस मलखाम का आपने यूज किया है? आपका क्या अनुभव है कि सिर्फ सागवान के मलखाम ही आप यूज कर रहे हैं? पवार सर। हाँ सर, जी, हमारे यहाँ जो लकड़ी का मलखम्ब होता है वो सागवान का होता है, लेकिन हर जगह यह शक्य नहीं होता, हर जगह यह अवेलेबल नहीं होता है कि साग की लकड़ी मिले। तो हम हमारे यहाँ तो हम कंपटीशन के लिए जो मलखम्ब है उसके लिए हम सागवान का लाकुड़ जो है, लकड़ी है, उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जो बेबी मलखम्ब होता है, डेमो के लिए जो मलखम्ब होता है, जो अलग अलग मलखम्ब है प्रैक्टिस के लिए, वो हम दूसरे लकड़ी की जैसे कि जाम्बुल, आंबा और शीशम के भी हमारे यहाँ 2 मलखम्ब है छोटे छोटे। अगर सागवान का लाकुड़ महंगा है और उसकी वजह से हमें मलखम्ब भी नहीं मिले तो ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर दूसरे लकड़ी का मलखम्ब हो वो भी चलाते हैं। और हमें क्या करना है, मलखम्ब आगे बढ़ाने के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं वो करने के लिए हम दूसरे लकड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद पवार सर, आपने अच्छा आंसर दिया। क्योंकि मैंने जो मेरा अंडर 14 का मैंने जब मेरा पहला नेशनल खेला था, उस मलखाम नेशनल्स में मैंने जिस मलखाम के ऊपर कंपटीशन खेला था वो मलखाम बादाम का था। तो उस बादाम के लकड़े का वो मलखाम था। बाद में हम लोग ने रिक्वेस्ट करके हमारे क्लब पे भी लेके आए थे वो बादाम का मलखाम। फिर उसको थोड़ा सा कुछ नीचे प्रॉब्लम होने की वजह से उस मलखाम को हम लोगों ने स्टैंड का मलखाम बनाया। अभी वही मलखम आज जापान में हम लोग जब भी मैं गया था 2008 में, तभी वहां पे मैं मलखम छोड़ के आया था। हमारे वहां पे खिलाड़ी है, तो वहां पे उस मलखम का यूज हो रहा है अच्छे से, उस मलखम की क्वालिटी भी है। और तो जापान, इंडिया से जापान में भी गया। तो बताने का यही है मुझे आपके माध्यम से कि अगर हमारे पास सागवान नहीं है, अगर सागवान लकड़ा महंगा है, तो ये कंपटीशन में सागवान होना चाहिए। लेकिन उसके साथ अगर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस मलखाम के लिए अगर मलखाम की जरूरत है, तो पैसे आने के लिए वक्त जाया मत डालो। दूसरे अलग अलग मलखाम है, जैसे आपने कुछ उदाहरण दिए अभी। जैक फ्रूट मतलब फणस का भी मलखाम अच्छे से बनता है, उसका यूज होता है और उसका भी आयु अच्छा होता है। और कंपटीशन में भी ये साल का जो स्टेट कंपटीशन हुआ था उसमें जैक फ्रूट मतलब फणस का मलखाम का लकड़ी का मलखाम यूज हो रहा है। तो आज हमारे मलखाम खेल को आगे लेके जाने के लिए ये सारे चीज थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास अगर अच्छा पैसा है और आपके साथ अच्छे कॉन्टेक्ट है, तो ये ऑलवेज सागवान का मलखाम ऑलवेज बेस्ट है। लेकिन आज अगर हमको खेल आगे लेके जाना है, तो मलखाम की संख्या जितनी बढ़ेगी अपने क्लब पे, उतनी ही बच्चों लोग की सराव और या प्रैक्टिस का थोड़ा सा रिपीटेशन बढ़ेगा। यही मुझे आपके माध्यम से सबको बताना था। मधुरा मैडम, आपको एक अगला सवाल है। जिस तरह से आज हर एक क्लब में मलखाम खेल तो खेला जाता है, सिखाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही मलखाम खेल के खिलाड़ियों का कंडीशनिंग या फिटनेस बढ़ाने के लिए
और कौन से आप खेल वहां पे खिलाते हैं, तो वो अगर पता चले तो। कभी कभी क्या होता है, कोच भी थोड़ा कभी कभी मलखाम सिखा सिखाते थोड़ा सा बोर हो जाता है। मुझे जस्ट एग्जांपल देना है तो जैसे जिम्नास्टिक्स सिखाते हैं या योगा सिखाते हैं, और क्या करवा सकते हैं मधुरा जी? हाँ, हमारे यहाँ मलखाम ये जो गेम है उसके साथ साथ ही कई बार अलग अलग गेम लिए जाते हैं कि थोड़ा फ्लोर जिम्नास्टिक है तो उसके और स्ट्रेचिंग है बहुत ज्यादा कि स्ट्रेचिंग बेंडिंग और आपका स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। तो मलखाम के साथ साथ ये भी हम लोग लेते हैं, योगा का भी प्रयोग करते हैं। और बाकी जो अदर गेम्स है कि अभी वो जो गेम्स है अभी चिरचिर घोड़ा, तो वो भी स्ट्रेंथ का गेम है लेकिन अभी वो काल के साथ साथ बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ऐसे गेम भी हम अल्टरनेट डे उनको खिलाते हैं। और कई अन्य गेम के साथ साथ ही उनकी गेम बाकी जो खेल है उनके द्वारा उनके मलखाम के लिए भी और उनके शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए भी उपयोगी हो, ऐसे खेल हम लोग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरा मैडम। ये तो सब लोग करते ही रहेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ पे आज पूरे भारत में इस तरह से अगर नहीं करते होगे तो वो करना चाहिए। मलखाम का अगर हम लोग को डेवलपमेंट करना है तो खिलाड़ी का सर्वांगीण पूर्ण विकास होना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से आपने उदाहरण दिए, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारे हमारे भारत की मिट्टी के जो खेल है, जैसे हम लोग लंगड़ी और भागना पकड़ वैसे खेलते हैं, जैसे कि और कबड्डी है, खो खो है, जिससे लेग स्ट्रेंथ बढ़ती है। उसको भी अगर हम लोग हमारे वीक में अगर एक दिन उसके लिए अगर हम लोग रखे फ्री कि आज हम लोग खेलेंगे और उसमें हम बच्चों लोग का कंडीशनिंग डेवलपमेंट हो, उस तरह से अगर हम लोग खेल अगर जोड़ते हैं तो शायद खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास होगा ही, उसके साथ खेल का भी विकास होगा। अभी मुझे अगला सवाल पूछना है, अगर हम लोग खेल से जुड़े हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल तुषार सर आपको है कि जनरल वार्मिंग अप और स्पेसिफिक वार्मिंग अप को आप कितना महत्व देते हैं, और साधन के वार्मिंग अप को किस तरह से करना चाहिए और उसको भी कितना महत्व है? तुषार सर, मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया सर? हाँ हाँ। थैंक यू सर। स्टार्टिंग में सर वॉक करते हम लोग। वॉकिंग के बाद 1 राउंड जॉगिंग, 1 राउंड जॉगिंग के बाद स्टैटिक स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के बाद 6 या 8 राउंड जैसा उसका भागने का जितना राउंड भागता है वो उतना राउंड वो भागने का 6 या 8 राउंड। उसके बाद रोटेशन मोबिलिटी एक्सरसाइज बोले तो वार्म अप, वार्म अप के बाद रनिंग एक्सरसाइज, रनिंग एक्सरसाइज के बाद हम लोग मलखाम स्किल रिलेटेड स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग लेते, स्ट्रेचिंग के बाद मलखाम। और इसमें हमने 2 फैक्टर किए सर, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और मोटर फिटनेस। फिजिकल फिटनेस में हम लोग कार्डियोमस्कुलर इंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, ये फिजिकल फिटनेस में लेते हैं। और मोटर फिटनेस में स्पीड, पावर, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, रिएक्शन टाइमिंग, एनएम कोऑर्डिनेशन और बैलेंस। इसी हिसाब से हम लोग सर पूरे साल का पीरियडाइजेशन किया है सर। फर्स्ट पीरियड जो है वो 15 फरवरी टू 23 मार्च वो प्रिपरेशन का पीरियड रहेगा। सर मैं थोड़ा सा आपको इसमें रोकना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही जानकारी दे रहे थे। मैं आज सुनने वाले सभी को बताना चाहूंगा कि कृपया इसको लिखिए, क्योंकि पीरियडाइजेशन शायद बहुत जन को शायद पता नहीं होगा। जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा है, जिन्होंने कोचिंग के बारे में अच्छे से नॉलेज लिया है, वो लोग को शायद पता होगा, लेकिन पीरियडाइजेशन का मतलब है कि कौन से मंथ को किस लिए यूज करना है
और उसका किस तरह से कैलकुलेशंस होना चाहिए। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अभी सर के बारे में सर तो बताएंगे, लेकिन समझो कि दिसंबर में अगर मेन कंपटीशन है, दिसंबर जनवरी में अगर हमारे नेशनल कंपटीशन है, तो उसको हम लोग उल्टा सेट करते हैं कि नेशनल कंपटीशन, फिर स्टेट कंपटीशन, फिर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन, फिर ऑफ सीजन। तो शायद उसी तरह से आज तुषार सर बता रहे, तो कृपा करके इसको ध्यान से सुनिए और उसको लिखिए। इसका आप अगर प्रयोग करेंगे तो आज तुषार सर के पास जिस तरह से रिजल्ट है, उसी तरह से हमारे पास भी हर एक क्लब में रिजल्ट होगा। तुषार सर प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू डिस्टर्ब। सर फर्स्ट पीरियड हमारा जो है वो 15 फरवरी टू 23 मार्च वो प्रिपरेशन का पीरियड रहेगा। उसमें हम लोग फिजिकल फिटनेस 50%, मोटर फिटनेस 30% और स्किल परफॉर्मेंस 20%। सेकेंड फेज है 24 मार्च टू 20 मई। ये जो स्पेसिफिक प्रिपरेशन है का पीरियड है, इसमें हम लोग फिजिकल फिटनेस 30%, मोटर फिटनेस 30% और स्किल यानी मलखाम 40%। थर्ड 1 जून टू 15 अगस्त ये स्पर्धा पूर्व कालावधि प्री कॉम्पिटिशन पीरियड। इसमें फिजिकल फिटनेस 20%, मोटर फिटनेस 20% और मलखम 60%। फोर्थ 16 अगस्त टू 30 अक्टूबर कंपटीशन पीरियड 1। कंपटीशन पीरियड 1 इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन, जोनल लेवल कंपटीशन रहते हैं कंपटीशन पीरियड 1 में। उसमें फिजिकल फिटनेस 10%, मोटर फिटनेस 20% और स्किल 70% मलखम। फिफ्थ जो है 1 नवंबर 1 नवंबर टू 25 जनवरी कंपटीशन पीरियड 2। जो बच्चे स्टेट या नेशनल खेलते हैं उनके लिए फिजिकल फिटनेस 10%, मोटर फिटनेस 10% और मलखम परफॉर्मेंस 80%। और 15 जो बाकी के जो बच्चे हैं वो 15 जनवरी टू 15 फरवरी ये ऑफ सीजन है। ये ऑफ सीजन में एक्टिव रिकवरी, रिक्रिएशनल गेम, लीडअप गेम हम लोग लेते हैं। बहुत ही अच्छे से जानकारी आपने दिया है। आज शायद हमारे इस YouTube चैनल लाइव के टाइम चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आपको बाद में भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। हम लोग तुषार सर और ऐसे बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन के साथ हम लोग चर्चा करके आपका आंसर देंगे। आज इसके बारे में बहुत जनों को जानकारी है, नहीं है ऐसे नहीं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर मलखाम खेल में अच्छे से होगा तो मलखाम खेल आगे बढ़ेगा। इन्होंने बहुत ही अच्छे से 5 स्टेप्स बताया, इस स्टेप्स में क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप में क्या करना चाहिए, कितना, उन्होंने परसेंटेज भी बताया। अगर उनके कैलकुलेशंस को अगर आप देखोगे ना तो स्टार्टिंग में फिटनेस को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है, इंपॉर्टेंट दिया है और मलखाम को थोड़ा सा कम दिया है। और जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ती है मलखाम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया और फिटनेस को उन्होंने कम किया है। उसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकवरी पीरियड, उन्होंने जो बोला जो ऑफ सीजन का है, उस रिकवरी में उन्होंने बच्चों का पूरा बॉडी रिकवर के साथ उनको रिक्रिएशन करके फिर से उसी 5 स्टेप्स को वो अगले साल फॉलो करते हैं, उसी को फॉरवर्ड करके फॉलो करके वो अपना रिजल्ट्स मेंटेन करते हैं। उससे खिलाड़ी भी हमारे खेल से जुड़ा रहता है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छे से और यही सब चीज यही हर एक खेल में, ओलंपिक के सभी खेल में उस तरह से ही कैलकुलेशंस होते हैं। सिर्फ हमारे यहाँ पे ओलंपिक नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू हुई है तो हमारे पास शायद जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियन बनाना है तो हमको 2 साल का माइंड में रख के 2 साल का पीरियडाइजेशन बनाना पड़ेगा। ये सब लोगों ने सोचना चाहिए। और अगर आपके पास भी इससे भी अच्छे सुझाव या इसके साथ और कुछ आइडियाज या सुझाव है तो कृपया हमें बताइए। हम लोग मलखाम कट्टा के माध्यम से पूरे भारत के कोचेस और खिलाड़ियों को इसका मार्गदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन पवार सर आपको है। आज जिस तरह से लॉकडाउन सीजन चल रहा है, जिस तरह सब लोग बच्चे लोग घर पे बैठे हैं,
सभी कोचेस अपने घर में बैठ के भी ऑनलाइन या जो भी स्मार्टफोन से हम लोग कर सकते हैं वो अपने अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मलखाम के एलिमेंट्स हम लोग जो मलखाम के ऊपर करते हैं, उस मलखाम के एलिमेंट्स अगर खिलाड़ियों ने अपने घर में अलग अलग साधन का उपयोग करके अगर करे तो उसका उपयोग होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने चेयर लिया, चेयर के ऊपर हम लोग ने शोल्डर बैलेंस मतलब मुठिया फरारा बोलते हैं, उसको अगर हम लोग करें जिस एलिमेंट में ज्यादा कॉन्फिडेंस है उस एलिमेंट को अगर हम लोग बच्चों को बता के उसका होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है पवार सर? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। बोलिए मुझे सर। आया समझ में आया। लॉकडाउन की वजह से हमारे खेल पे जो परिणाम हुआ है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, ऐसा मुझे तो लगता है। क्योंकि हर दूसरा कोई खेल होता है वो फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा से ज्यादा निर्भर करता है, लेकिन उसके साथ हमारा खेल जो है वो अप्रेडिस पे निर्भर करता है। और हमारे यहाँ हर लड़का हर लड़की के यहाँ मलखाम रूप मलखाम तो अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें बैलेंस का हेलो, अगर हमें बैलेंस का अगर कोई प्रकार या कोई एलिमेंट सीखना है, तो अगर हम बर्तन का इस्तेमाल करके, जैसे कि एक पतीला हो, उस पर हम हैंड बैलेंस करके यल से लेकर स्टार्ट करके वॉल का इस्तेमाल कर करके हम प्रेस तक जा सकते हैं। हमारे यहाँ के लड़के जो है वो भी फिटनेस बढ़ा रहे हैं। सिटअप्स लेके, स्ट्रेंथ एलिमेंट से लेके, फ्लेक्सिबिलिटी के एलिमेंट्स के लेकर वो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पावर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर हम अकेले घर में तो प्रैक्टिस ज्यादा करके हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ हम पावर बढ़ाने के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है वो सभी का हम इस्तेमाल करके हमारा जो स्किल है, हमारा जो एलिमेंट है, उसको हम डेवलप करने के लिए, अगर हम एबिलिटी हम पहले से बढ़ाते और उसके बाद हम लॉकडाउन खत्म होने के बाद या तो फिर 1-2 महीने के बाद हमें अगर मलखा मिल जाए, तो उस पर हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वो एलिमेंट सादर कर सकते हैं। इसके लिए हमें पतेला हो, चेयर हो, अगर घर में से छोटी छोटी चीजें इसका इस्तेमाल करके हम अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करके हम स्किल डेवलप कर सकते हैं सर। थैंक यू। सही बात है सर। यही मुझे बताना था कि जिस तरह से आप पतीला बोला या कोई पानी पीने का कुछ बर्तन हो उसको उल्टा रखा और उसके ऊपर बच्चों को स्टैडल करने के लिए बताया, तो क्या होता है स्टैडल करने से के टाइम जो मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कोर के साथ, लेग स्ट्रेंथ ऑल ओवर बॉडी के, तो स्टार्टिंग में क्या होता है अगर आदत नहीं होगी ना तो लेग्स में क्रैम्प्स आते हैं, सबको पता होगा। तो वो अगर हम लोग उसको जोड़े रहेंगे कि ये करो वो करो, छोटे छोटे एलिमेंट्स करो, जैसे कि मलखम के टॉप पे ऊपर खड़े रहने के लिए कुछ अभ्यास होना चाहिए, तो उस तरह से कुछ है, या फिर फ्रंटली वीरभद्रासन है, उस तरह से अगर हम लोग कुछ आसन उसको अगर हम लोग करने के लिए अगर प्रोत्साहित करें, तो शायद उनको बैलेंस के साथ थोड़ा सा मसल डेवलपमेंट भी होगा और बच्चे लोग जुड़े रहेंगे और उनको भी बहुत मजा आएगा। मुझे बताने में बहुत आनंद है कि यहाँ इस साल में लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशंस भी महाराष्ट्र में हुई थी, तो उसी वक्त ये कंसेप्ट मैंने देखा था और इसकी कंपटीशन रखी थी कि अलग अलग तो डब्बे के ऊपर डब्बा ऐसे 2-3 डब्बे रखे, उसके ऊपर खड़े रह के किसी ने नटराज आसन किया या स्टैडल किया या किसी ने हैंडस्टैंड किया जिसकी जिसकी जैसी कैपेसिटी है, और वो फोटो भेज के उन्होंने कंपटीशन करवाया था और उसमें उन्होंने रिजल्ट देके बहुत ही अच्छा उनको रिस्पांस भी अच्छा था। तो इसी तरह से अगर हम लोग करें, अभी तो खत्म होने आया है लेकिन फिर भी आगे जाके भी कहाँ पे बच्चे लोग गांव में निकल गए या कहाँ पे बाहर घूमने गए, तो सेफ्टी प्रिकॉशन का सब दिमाग में रख के अगर इस तरह से अगर हम लोग साधन से जुड़े रहेंगे दूसरे साधन का प्रयोग करके, तो शायद आगे जाके बच्चे लोग का परफॉर्मेंस अच्छे से डेवलप होते रहेगा। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा मधुरा मैडम आपको। मधुरा मैडम, आप अभी सभी जगह पे ये संकट के वजह से प्रॉब्लम है ही, लेकिन बारिश सीजन है, लॉकडाउन के साथ ही ये ऑफ सीजन भी है, तो कहाँ कहाँ पे शायद प्रैक्टिस शुरू हो गई है या हो जाएगी, तो उस वक्त क्या होता है कि आउटडोर खेल होके भी आज इंडोर करना पड़ता है।
तो बहुत जगह क्लब में मैं खुद घुमा हूं तो जगह कम होती है, मलखाम बीच में लगाने के बाद 2-3 मैट लगाने के बाद मलखाम, मेरा भी क्लब बहुत छोटा है तो जगह कम होने के कारण प्रैक्टिस कभी कभी बच्चे लोग करते नहीं है या ठीक से होती नहीं है। तो आप हमारे मलखाम खिलाड़ी और कोचेस को थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे कि कम जगह में भी अच्छे से सराव करने के लिए, कंपटीशन लेवल के ऑब्वियसली सराव होने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए? मधुरा मैडम। हाँ, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश आ गई या कोई अन्य कारण के वजह से हम ग्राउंड पे मलखाम का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन मेन ये है कि हमारा मलखाम ये जो खेल है वो एक ही ऐसा खेल है कि जो कम से कम साधन और कम से कम जगह में हम उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा जगह की हमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन किसी वजह से आपने जैसे कहा बारिश आ जाए या हॉल में लेना है और खिलाड़ी बहुत है तो फिर जगह कम पड़ रही है, तो उस वक्त हम लोग उनके स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। स्ट्रेचिंग है, उनका बैक बेंडिंग है, स्ट्रेंथ एलिमेंट है, सिटअप्स है, पुशअप्स है, या फिर जमीन के ऊपर के बाकी सब बैलेंसिंग है, हैंडस्टैंड है। तो इस तरह से हम उनको दे सकते हैं और उसके साथ साथ ही हम उनका एक बौद्धिक ले सकते हैं कि न्यूट्रिशन के ऊपर हो, या फिर हम कॉम्पिटिटिव मलखाम जब खेलते हैं तब हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, या हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, या इस तंदुरुस्ती हमें पाने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, खाने में डाइट के अनुसार क्या करना चाहिए। घर में जाने के बाद हम मलखाम करके घर में जाते हैं तो मलखाम पे भी हम तेल लगाते हैं और थोड़ी बहुत धूल भी बैठती है, तो घर में जाके प्रिकॉशन लेके हमें स्नान भी करके फिर खाना खाना चाहिए। तो ऐसे अलग 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 टॉपिक है, उसके ऊपर हम उनका बौद्धिक भी ले सकते हैं जो हम करते हैं। बहुत सारे टॉपिक है तो उस वक्त हम कहीं दूसरे टॉकर को बुलाते हैं, या हमारे यहाँ भी कोई है तो हम उनसे गप्पे मारते हैं। तो इस प्रकार से हम उस समय उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम फिजिकली प्रैक्टिस करते हैं मलखाम के कॉम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसके अंदर ही हमारा मेंटली भी बहुत पावरफुल होना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फिजिकली आप प्रैक्टिस करते हैं तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन एक आधा कंपटीशन है और वहां पे बाकी लोगों के सेट देखकर मानसिक रूप से आप स्टाउट हो सकते हैं। तो उसके लिए ये काउंसलिंग और आपका बौद्धिक और कॉन्वर्सेशन जो है, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना जरूरी होता है, और वो इस माध्यम से हम लोग ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद मधुरा मैडम। मैं थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, थोड़ी ना आप बात करते वक्त थोड़ा आपका आवाज कटता है या फिर स्लो आता है, तो हेडफोन शायद अगर बात करते वक्त ज्यादा हिलेगा तो थोड़ा उसको स्टडी रखिए। अगर हाथ में पकड़ के, अगर वो स्पीकर थोड़ा हाथ में पकड़ के बात किया तो भी चलेगा। सब मलखाम के खिलाड़ी है, सब चाहने वाले हैं मलखाम को, तो हम जो चीज कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना मैसेज ठीक से जाए, इसके लिए हम लोग सब लोग मैंने भी तो लगा के रखा है, तो सब लोग ठीक से हम लोग संभाले तो अच्छा है। अगला प्रश्न मैं तुषार सर आपको पूछना चाहूंगा कि प्रैक्टिस के दौरान, आपने तो पीरियडाइजेशन के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस के दौरान अगर हम लोग 2 घंटा प्रैक्टिस लेते हैं या 3 घंटा प्रैक्टिस लेते हैं तो उस प्रैक्टिस को किस तरह से नियोजन करना चाहिए? कंपटीशन के वक्त के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि कितना उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए बच्चे उस 2-3 घंटे में खिलाड़ी से हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा लें, तो उसके बारे में कुछ बताइए तुषार सर। सर हमारा 15 दिन का शेड्यूल ऑन पेपर रेडी रहता है। हम लोग डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 ये सिलेबस सब हमारा पेपर के ऊपर राइटिंग करके रेडी रहता है। डे 1 में क्या लेते हैं हम लोग? डे 1 में इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ये फर्स्ट डे होगा। सेकेंड डे मलखाम स्किल रिलेटेड फिटनेस और बेसिक स्किल। डे 3 इंप्रूव कोर स्ट्रेंथ
एंड बैलेंस। डे 4 में स्किल मलखम स्किल रिलेटेड, माउंट डिसमाउंट रिलेटेड स्किल फिटनेस में माउंट और डिसमाउंट करने के लिए जो फिटनेस लगेगा वो डे 4 में होगा। डे 5 में इंप्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ये डे 5 में होगा। डे 6 में एम इंड्योरेंस होगा, उसमें सर्किट ट्रेनिंग होगा, मलखाम, जिम्नास्टिक्स, अपना अलग अलग अपना ये लगा के सिंगल बार रहेगा, डबल बार रहेगा, मलखाम का अपना 10 रंग रहेगा, हैंगिंग के ऊपर 10 रंग रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा या वॉल बार रहेगा। ऐसे 8 सेशन लगा के सर्किट ट्रेनिंग लगाते हैं। ऐसा हमारा शेड्यूल पूरा ऑन पेपर रहता है। सर आपके हर एक शेड्यूल के हर एक दिन के ऊपर मेरा एक मलखम कट्टा का सेशन हो सकता है। इतना डिटेल में चर्चा करने वाले आपके विषय है। जैसे आपने सर्किट ट्रेनिंग के बारे में बात किया कि हैंगिंग मलखम के ऊपर 10 रन कंटिन्यू करे या फिर हॉरिजॉन्टल रॉड है, पैरेलल रॉड है, उसके ऊपर जैसे जिम्नास्टिक की कुछ हम लोगों ने इक्विपमेंट यूज किया और करवाया। लेकिन मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा और बेसिक वाला, ये तो सच्ची में नॉलेजेबल है, लेकिन बेसिक ये समझो कि मैं अभी और थोड़े से इजी लैंग्वेज में पूछता हूँ। इसमें अगर और दो जो आए हुए मान्यवर है उनका भी कुछ उसमें कुछ राय है तो वो भी बताइए कि मेरे पास 20 स्टूडेंट्स है एक बैच में फॉर एग्जांपल, और मेरे पास 2 मलखाम है। तो 2 मलखाम है तो मैं 10-10 का ग्रुप बना के मैंने अलग अलग मलखाम के ऊपर छोड़ दिया। फिर एक लड़का जब भी प्रैक्टिस करता है तो उसका बेसिक है या उसका कुछ और आपका जो आप जिस सिस्टम करवाते हैं, तो 1 मिनट अगर मैंने दे दिया तो अगर 10वां लड़का है उसको 10 मिनट के बाद उसकी टर्न मिलती है। फिर जो पहला लड़का है उसको वापस 10 मिनट के बाद टर्न मिलेगी। तो जो बीच वाला जो मलखाम के ऊपर हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, मलखाम के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो वो बचा हुआ बीच वाला जो बचता है वो टाइम को हम लोग कैसे यूटिलाइज करें, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ कि बच्चे से हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किस तरह निकाले। ऑब्वियसली आपका प्लानिंग तो बहुत ही अच्छा है, नो डाउट, लेकिन सब जगह पे इस तरह से नहीं चल रहा है। तो मैं हर आने वाले अतिथि को मैं यही पूछता हूँ, शायद ये प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बैठ के फेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरा कोई दोस्त या मेरे कोई फ्रेंड्स है वो किसी भारत के कोने में सिखा रहे और शायद उनके पास 50 स्टूडेंट्स रहे और उनके पास शायद एक ही मलखाम हो, तो उनको हम लोग को मार्गदर्शन करना है। तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा आपकी जो अनुभव से जो आपके पास कुछ आइडियाज है तो उसको अगर रखे तुषार सर तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हमारे स्कूल में सर हमने ABC ऐसा 3 A किया है, बाइफर्मेशन किया है। ए ग्रुप में जो स्टेट नेशनल खेलते हैं वो बच्चे रहेंगे, बी में जो मीडियम बच्चे वो रहेंगे, सी में नए बच्चे रहेंगे जो उन्होंने अभी स्टार्ट किया है, बेसिक किया है, चालू किया है करने के लिए। ए बच्चे जब मलखम करेंगे तब बी वाले उनको एक फिटनेस दिया जाएगा, उनको मस्कुलर स्ट्रेंथ दिया जाएगा, नहीं तो कुछ तो भी उसको अलग दिया जाएगा, सी वालों को अलग दिया जाएगा, और ए वाले बच्चे मलखम करेंगे। ऐसा आधा पाउंड घंटे का किया, 1.5 घंटा, आधा किया तो भी 1.5 घंटा मिलता है। बहुत ही अच्छा सुझाव दिया सर ने। तो सर ने आज जिस तरह से आज हम लोग को एक उनका अनुभव बताया कि सभी खिलाड़ियों को मलखम के ऊपर मत भेजिए, उसमें आप थोड़े ग्रुप बनाइए उनके लेवल के हिसाब से, उनके शारीरिक क्षमता के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से, और उनको एक ग्रुप को योगा के लिए भेजिए, एक को थोड़ा सा बेसिक फ्लोर एक्सरसाइज के लिए भेजिए, एक को सर्किट जो आपको मन करे उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। थोड़े मलखम के लिए भेजिए। आपके पास कितना मैन स्ट्रेंथ है, आपके साथ कितने सहायक कोचेस है, कितने सीनियर खिलाड़ी है, उसका थोड़ा सा आप अभ्यास कीजिए। और लड़का 3 घंटे में ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज और मलखम खेल के जाए, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम लोग सब लोग ध्यान दे तो मलखम का खेल का परफॉर्मेंस आगे जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर दूसरे भी आए हुए अतिथि को अगर कुछ उनकी राय बतानी है तो आप बोल सकते हैं, मेरा शायद ध्यान नहीं रहेगा, आप शायद बीच में हाथ ऊपर करते रहेंगे तो शायद मेरे से मिस आउट होगा। आप
बिंदास आके आप इंटरफेयर कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन पवार सर आपको पूछना चाहूंगा कि कंपटीशन तो सब जगह पे है, सबको पता है, लेकिन आज जिस तरह से कोचिंग करते वक्त भी हमारे क्लब में एक स्पर्धाएं होती है, कंपटीशन होती है, तो एक उसका उदाहरण ही देके बताता हूं कि समझो कि आज मैंने एक एलिमेंट पोल मलखंब के ऊपर कर लिया। समझो कि मैंने वन हैंड मयूरासन बैलेंस ऊपर किया और मैंने 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में बिना गिरे वहां पे रुक सका। तो कोच कभी कभी बोलता है, अरे तुषार सर देखो इसने तो कर लिया, आपको नहीं आता है। तो वो जो कंपटीशन है ना, मैं बताऊं ना, एक दूसरे में चुरस की कंपटीशन, कि हाँ अभी इसने किया, चैलेंजिंग कंपटीशन, उस तरह से चैलेंजिंग कंपटीशन होना चाहिए क्या क्लब पे? आपका उसके ऊपर क्या अनुभव या राय है पवार सर? जी सर, अगर हम देखें तो हर जगह कंपटीशन का युग चल रहा है, और अगर लड़के के सामने अगर दूसरा कोई उदाहरण हो तो उससे लड़का जल्दी सीखता है, और जल्दी से जल्दी वो देखता है, सुनता है, समझता है और जल्दी से जल्दी सीखता है। इसलिए हमारे यहाँ अगर एक लड़के को आता है तो उसका उदाहरण देके उसे दूसरे लड़के को मोटिवेशन भी हम करते हैं और उसे करने के लिए थोड़ा तैयार भी करते हैं। अगर कंपटीशन लगा ही दे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर चुरस लग जाएगी तो उससे दो लड़कों में कंपटीशन भी लग जाएगी और सीखने की जो इच्छा है वो बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ ऑफ सीजन में हम मनोरंजन के लिए भी मलखम करते हैं। पिछले 2 महीनों में लॉकडाउन के पहले हमारे यहाँ हमने कंपटीशन रखी थी, और एक लड़के ने 110 रन लगाई तो उसके बाद एक ने 110 लगाई। ऐसे ज्यादा से ज्यादा हम 150 तक गए हमारे यहाँ के लड़के। और सिलेक्शन तो हमारे यहाँ तुषार बुरगुड़े सर की जैसा नहीं होता है, तो हम मोटिवेशन के लिए डेमो देके और वहां के लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रकार जो है, हाँ आप तू भी कर सकता है। हमारे यहाँ स्कूल में सिलेक्शन नहीं होता, हमने मलखम लगाया और वैसे ही जो लेक्चर होता है दूसरे फिजिकल एजुकेशन का अगर अगर लेक्चर हो तो हम मलखम के ऊपर ही लेकर जाते हैं, और वहाँ उन लड़कों को हम बता बताते हैं। अगर कोई लड़का 1 मिनट में 10 बार जाकर वो मलखम के टॉप को छूकर आएगा, 10 बार ऐसा करेगा, तो उसको हम उस लेक्चर का कॉम्पिटिटर का जीता हुआ विक्टर बच्चा कहते हैं। इस तरह से हम कंपटीशन लगाते हैं, इसकी वजह से उन लड़कों को मलखम की स्किल ज्यादा सीखने का, ज्यादा से ज्यादा हमारा स्किल इंप्रूव करने का तो संधि अवेलेबल हो जाता है उन लड़कों को। धन्यवाद तुषार सर। और मुझे पता है आप जिस एरिया में सिखाते हैं वहाँ के बहुत ही आपको शायद बच्चे लोग पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता होगा पवार साहब। और पवार सर, मुझे ये बताने में खुशी है कि आज शायद तुषार सर ने जो हम लोग को एग्जाम्पल दिया वो हम लोग सबको फॉलो करना चाहिए। और मैंने बोला ठीक है, हम लोग को सिलेक्शन प्रोसीजर में अगर हम लोग यूटिलाइज नहीं करें, लेकिन बच्चे को हम लोग कौन सा बच्चा किस लेवल का है ये पता करने के लिए हम लोग को ये अगर पावर टेस्ट या अलग अलग बैटरी टेस्ट अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें तो बहुत ही अच्छा है। और आप जिस तरह से बोलते हैं ना कि स्पर्धाएं होनी चाहिए, लेकिन कोचेस को थोड़ा सा वो ट्रिकी है कि उसको थोड़ा सा संभालना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी कभी कभी मैंने देखा है कि उसमें बच्चा मोटिवेट नहीं होता, कभी कभी डीमोटिवेट हो जाता है, अरे उसको ही आ रहा है मुझे नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्या। तो ये कोच थोड़ा अपने अनुभव से ही सीखता है, लेकिन ये सब चीज ट्रिक्स होती है कि बच्चों के बदन से, बॉडी से हम लोग को अगर उसको पेनफुल होने वाले एलिमेंट से भी वो हंसते हंसते अगर कुछ एलिमेंट उससे हम लोग को निकालना है तो उसको अलग से अलग तरीके से प्रोत्साहन और उसको मोटिवेशन देना जरूरी है। और पवार साहब आपने अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही अच्छे से अपना मन की बात बता रहे। मधुरा मैडम, आपने आपको जिस तरह से मैंने पहला प्रश्न पूछा तभी आपने बहुत ही कैजुअली बोल दिया कि हाँ मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला ही था। अभी ये भी शायद आपको पता चलेगा कि ये भी आप बोलेंगे कि ये भी मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आने वाला था, क्योंकि ये जो नजरिया है कि आज लेडीज कोच बॉयज को कंपटीशन लेवल की ट्रेनिंग दे रही है,
ये मुझे कहाँ पे जाके आज बदलनी है। और आप जैसे बहुत सारे लेडीज लोग, महिलाएं आज आगे आके मलखाम खेल को आगे लेके जा सकते हैं। और मेरा मतलब मेरे से ही सोचता हूँ कि आज अगर मेरे सर आते तो कभी कभी मुझे भी मन करता है कि अरे सर आप आए तो रुको ना, मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मुझे 2 एलिमेंट में थोड़ा हेल्प करो, क्योंकि आज तो नहीं कर पाता इतना, लेकिन ये मन करता है। तो आप जब भी सिखाते हैं तभी आपके आपने तो पहले बता दिया आपके यहाँ का कल्चर है, लेकिन फिर भी आज की गर्ल्स आपके पास आके बोलते हैं कि हमको भी पोल मलखाम करना है, हमको भी सिखाओ, ऐसा कुछ आपके पास डिमांड आती है? और आती है तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं, मधुरा जी? हाँ, आवाज येतोय? हमारे यहाँ पे भी लड़कियां वो देखती है, क्योंकि जब बॉयज लोगों का मलखाम का ट्रेनिंग चल रहा होता है, तब लड़कियों का स्ट्रेचिंग एलिमेंट चल रहा होता है। जब लड़कियों का रोप मलखाम का ट्रेनिंग चल रहा होता है, तो बॉयज लोगों का स्ट्रेचिंग बेंडिंग का एलिमेंट चल रहा होता है। तो लड़कियों को भी ये इच्छा होती ही है कि हमें भी ये मलखाम सीखना है, और हमारे यहाँ की जो परंपरा है उसके मुताबिक लड़कियों को हम मलखाम सिखाते भी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मलखम नहीं सिखाते लड़कियों को। दसरंग होती है या फिरकीज होती है, या छोटे छोटे आसन होते हैं कि कुर्मासन है, बजरंग पकड़ है, तो लड़कियों को भी उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से हम पोल मलखम सिखाते हैं। मधुरा जी, आप ही को क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप इस खेल से जुड़े हैं और लड़कियां आके मलखाम कर रहे हैं, सभी क्लब में शायद करती होगी, मैंने बहुत सारे ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा है कि गर्ल्स ही पोल मलखाम के डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे, बॉयज है ही नहीं, तो वो है। लेकिन शायद सभी को आज पूरे विश्व को पता है कि आज फर्स्ट वर्ल्ड कप 2019 में हुई थी, और एज पर द रूल आज उसमें ऐसा रूल है कि गर्ल्स ने, महिलाओं ने भी रोप मलखाम के साथ पोल मलखाम का भी परफॉर्मेंस करना बंधनकारक है। उसमें भी उनको शॉर्ट सेट और लॉन्ग सेट ऐसे 2 सेट करना है। रोप मलखाम में भी उसी तरह से हर एक को अलग अलग मेडल है। मुझे बताने में बहुत ही दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि ये साल का हमारे भारत का गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल पोल मलखाम से हमारे हाथ से गया, क्योंकि आज जिस तरह से महिलाएं मलखाम एक्टिवली करना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा था, लेकिन अभी करने की जरूरत है। तो शायद आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप जैसे महिलाएं अगर कोचिंग फील्ड में भले ही बेसिक सिखाओ, लेकिन फिरकी है, कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बेसिक होल्ड पार्ट्स है, बाणे गुरुजी पकड़ है, द्रोणासन है, ऊपर बैठ के करने वाले कुछ आसन है, ऐसे अगर अभी से उन्होंने अगर उसका अच्छे से प्रैक्टिस अगर कर लिया तो आगे जाके उनके स्किन को और मसल्स को बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट होगी। मैंने फर्स्ट रोप मलखाम के सेशन में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि पोल मलखाम और हैंगिंग मलखाम करने से लॉन्ग मसल्स की डेवलपमेंट ज्यादा होती है और कंपेयर टू रोप मलखाम में छोटे छोटे मसल्स की डेवलपमेंट ज्यादा होती है। मैं कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो उंगलियों के ग्रिप पे चढ़ते हैं और फिंगर्स भी ग्रिप के चढ़ते हैं, तो टोज और रिस्ट है, फोरआर्म्स है, उसकी डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो स्ट्रेंथ, लॉन्ग मसल की जो स्ट्रेंथ है वो मलखाम करके ही बढ़ने वाली है। और जो बोले ना, खुशी की बात ऐसी है कि जो फर्स्ट आई थी वर्ल्ड कप में, वो कैको करके हमारी ही श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला की स्टूडेंट है, वो हर साल यहाँ पे आके ट्रेनिंग लेती थी, अभी भी हमारे कांटेक्ट में, संपर्क में है। तो उसने यहाँ पे आके मलखाम ही ज्यादा किया, रोप मलखाम कम किया, क्योंकि उसको लगता था। तो पोल मलखाम में वो ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो जब भी आई तभी महेश सर, हमारे मेरे जो गुरु है, उन्होंने उसको निराधार, जो पाटाता मलखाम हमको बोलते हैं, उसी से उसकी शुरुआत की। मलखाम ऊपर एलिमेंट के, तो आप भी अगर अपने गर्ल्स को अगर इसका थोड़ा सा ट्रेनिंग बढ़ाए, अगर अच्छा है, वो लोग अप्रोच हो रही है, मुझे सुन के खुशी हुई है, लेकिन बढ़ाते तो आगे जाके हमारे देश को अच्छे गर्ल्स खिलाड़ी हम लोग दे सकते हैं और हमारे भारत का नाम हम लोग रोशन कर सकते हैं। यही मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। मधुरा मैडम, बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया। तुषार सर, अभी आपका क्वेश्चन में पूछने बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने श्रेयस मस्कर सर को उनके सेशन में पूछा था, और यही क्वेश्चन मैं आपको भी पूछना चाहूंगा कि हम लोग खिलाड़ियों को सिखाते वक्त, एक कोच सिखाते वक्त
जैसे कि बेसिक तो सीख जाता है इसको उसको देख के, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि समझो कि आपको मुझे सिखाना है, गणेश को सिखाना है, तो आप बोले चल गणेश आज मैं तुझे हैंडस्टैंड के ऊपर पुश गेनर बैक सिखाता हूँ। जो पुश बैक तो किया था लेकिन पुश गेनर बैक नहीं किया था, तो उस एलिमेंट को अगर हम लोग, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी दिमाग में आया एलिमेंट, शायद कोई बैठा है तो अच्छा है। तो अगर उस एलिमेंट को मैं आपको मुझे सिखाना है, तो आप उस पर सोचते हैं, आप उसके ऊपर कुछ अध्ययन करते हैं, तो वो एलिमेंट आपके दिमाग से मेरे दिमाग में किस तरह से लेके आते हो, तो आप क्या टेक्निक यूज करते हो, और उसके बारे में अगर कुछ जानकारी दे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। पहले तो सर मैं उसका बेसिक चालू करूंगा, फ्लोर पे हैंडस्टैंड हैंडस्टैंड करके पुश, पुश के बाद पुश ज्यादा होने के बाद फिर टक करने का, पुश करके, और इससे उसकी पहले मैं साइकोलॉजी बनाऊंगा। जब उसकी साइकोलॉजी हो जाएगी कि आपने को ये 100% आता है, तब मलखम के छोटे मलखम के ऊपर शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा, नहीं तो मैट का ये लगाएंगे अपन, एक 10 मैट के ऊपर उसका हाइट बढ़ाएंगे, 12 14 15 ऐसा मलखम तक हाइट मैट के ऊपर से मारने का, उसने मलखम के ऊपर से नहीं। बाद में लास्ट में मलखम के ऊपर से वो डिस्माउंट फाइनल इधर हो गया मैट के ऊपर, फिर मलखम के ऊपर से मारने का। सही बात सर, लेकिन मेरा ना सर क्वेश्चन थोड़ा और डीप है। आपने मेथड बताई, आपने कैसे सिखाना है ये बता दिया आपने, बेसिक से मतलब स्टेप बता दिया, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि स्टेप से जाएंगे तो यस एलिमेंट होना 100 गुना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके मन में, उसके माइंड को वो किस तरह से समझे, इसके लिए मधुरा मैडम आज आपको ही ये क्वेश्चन फॉरवर्ड करता हूँ। तुषार सर ने तो बहुत ही अच्छे से बताया, मधुरा मैडम इसमें आप किस तरह से खिलाड़ियों के माइंड में एलिमेंट डालने के लिए किस तरह से प्रयोग करी, आप चलो अनम्यूट कीजिए, बोल मैंने तो क्वेश्चन तो पूछ दिया। कोई कठिन प्रकार खिलाड़ी को सिखाना है तो पहले से तो हम उससे बातचीत करके वो प्रकार कैसे करने का है ये उसको समझाएंगे, क्योंकि इसमें भी 4 कैटेगरी होंगे कि वो अगर आप लोगों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता है तो फिर उस खिलाड़ी का अपने प्रशिक्षक के ऊपर विश्वास भी ज्यादा होता है। तो फिर वो प्रशिक्षक ने उसको समझाया और उसमें उसको समझ में आ गया कि क्या करना है, तो वो बिना डरे प्रशिक्षक जैसा बोलता है वो कर देता है। और बाद में आप इसके द्वारा और भी कही है कि कोई छोटा बच्चा है आपके यहाँ, एक 5-6 साल का बच्चा भी आता है, तो उसको अगर आपने जैसे बताया लैंडिंग बोर्ड मलखम के ऊपर से, तो छोटे मलखम पर उसको खड़ा करके आप उसको हाथ से आपने उठा के फिर वो कैसा करना है वो भी दिखा सकते हैं। या फिर अभी बहुत डेवलप हुआ है कि नेट द्वारा, यूट्यूब द्वारा, या कई कंपटीशन में हम गए हो तो वहां पे जो शूट किया होता है तो उसके द्वारा वो आप दिखा सकते हैं उन लोगों को कि वो कैसा करना है। तो इसके साथ ही आप उनको बता दे सकते हैं कि वो प्रकार कैसा करना है, तो फिर वो इसी तरह से सीख लेते हैं। आपका ट्यूनिंग अच्छा हो और उसका आपके ऊपर पूरा भरोसा हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। सही बात है। और मुझे लगता है कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ है सभी लोगों की। तो टेक्निक बेसिक से जाके, जैसे तुषार सर ने बोला कि बेसिक से जाना बहुत ही जरूरी है, और बेसिक से जाके फिर उसका हाइट धीरे धीरे इंप्रूव करके उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा बढ़ा के उसको उसके अंजाम तक लेके जाना। उसके साथ ही मधुरा मैडम ने बताया कि छोटे बच्चे को लेके उसको उठा के अपने पावर से उसको अलग अलग पोजीशन में घुमा के उसका विजुअलाइजेशन उसके दिमाग में डालो, या फिर यूट्यूब या इसका यूज करो। मैं भी मेरे सीनियर खिलाड़ी को कुछ ऐसे एलिमेंट सिखाते वक्त, मलखम फील्ड में वो यूट्यूब चैनल पे है ही नहीं क्योंकि किसी ने कभी किया नहीं, लेकिन उसका लिंक अगर मुझे कहाँ पे जिम्नास्टिक में या डाइविंग में या और कुछ एरियल आर्ट में अगर कुछ लिंक या ऐसा कुछ मूवमेंट मिलता है, तो उसका मूवमेंट ऐसे जोड़ के उसके दिमाग में डालने की कोशिश करने की हम लोग, क्योंकि अगर ये करेंगे, अगर ये कोचेस लोग नया नया इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो होगा क्या कि मलखाम खेल में अच्छे
एलिमेंट्स और अच्छे अच्छे नए एलिमेंट्स आएंगे। क्योंकि क्या होगा कि हाँ, जो चल रहा है उसी एलिमेंट को सब लोग कॉपी कर रहे हैं, इसी को दोहरा रहे हैं, और मलखाम उस तरह से बहुत सारा चल रहा है। मेरी खुद की और ऐसी ऐसी इच्छा है कि मलखाम खेल के साथ मलखाम एलिमेंट भी बढ़े, नए नए एलिमेंट हमारे खेल में आए, ट्विस्टिंग के एलिमेंट आए, तो उसको अगर हम लोग ट्विस्टिंग जैसे एलिमेंट कुछ और बिठाना है, इससे पहले भी बहुत जनों ने किया, लेकिन और उसको अगर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी और इंप्रूव करना है तो थोड़े से हमको और चीजों का इस्तेमाल करके तो सीखना पड़ेगा। पवार सर, आपको अगला क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को अगर हम लोग इतना समय देंगे तो शायद मेरे पूरे क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। पवार सर शायद थोड़ी देर के लिए नेटवर्क से जाके वापिस आए, थोड़ा घूम के आए, शायद विश्रांति लिए, मोबाइल ने भी नेट ने भी, नो इशू। अगला क्वेश्चन पवार सर आपको है। पवार सर, आपको सुनाई दे रहा है? यस, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन आपको है, इसका एग्जांपल देके भी मैं बताऊंगा कि मलखाम खिलाड़ी जिस तरह से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे आज आके खेल रहे हैं, जैसे तुषार सर ने भी बताया कि उन्होंने एक 3 कैटेगरी बनाया, ए बी सी, तो एक कैटेगरी की बच्चे खेल रहे हैं। तो इसी खिलाड़ियों को नजर में रख के मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो कंपटीशन में जाके परफॉर्मेंस देते हैं, वो हमारे क्लब में उसका रेगुलर प्रैक्टिस खिलाड़ियों को दूसरे क्लब पे लेके अगर करवाए, और अगर हम लोग उसके साथ दूसरे क्लब में लेके जाके प्रैक्टिस करवाना तो अच्छा है, बुरा है, उसका क्या बेनिफिट होगा? तुषार सर, अगर आप आपका अनुभव बताए इसके ऊपर। मैं कुछ एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि आज इंटरनेशनल लेवल पे जो खेल खेले जाते हैं, तो वो सब ओलंपिक के खिलाड़ी कुछ देश में जाके एक साथ कंपटीशन करते हैं। क्योंकि आज मैं मेरे क्लब में, अगर मैं अलग खेल से जुड़ा हूं, समझो कि मैं स्विमिंग करता हूं, मेरे क्लब में कोई नहीं है, तो मैं अगर मेरे से फास्टर या मेरे से अच्छे खिलाड़ियों के साथ अगर प्रैक्टिस करूंगा महीने में एक बार या साल में कुछ दिन, तो शायद मेरा परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो तुषार सर, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपने शायद मेरा क्वेश्चन ठीक से सुना, तुषार सर? हाँ सर, जाना चाहिए, अलग अलग सेंटर पे प्रैक्टिस करने के लिए जाना चाहिए, और अलग अलग कोच का अलग अलग व्यू रहता है सिखाने का। अलग अलग व्यू रहता है, अलग अलग दिमाग, उनका स्ट्रेटेजी अलग अलग रहती है। उसका भी फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा, और जो बच्चे डायरेक्टली कंपटीशन को मिलते हैं उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, और उनका साइकोलॉजिकल, कभी कभी बच्चे कंपटीशन को जाके डरते, अपना परफॉर्मेंस नहीं देते। इसके लिए उनकी मानसिकता करने के लिए अलग अलग सेंटर में जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है। थैंक यू सर। और जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंटली आपने ये आंसर को दिया ना, तो मुझे लगता है कि अभी सब लोग अलग अलग क्लब पे पक्का जाएंगे। बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है आपका, क्योंकि आपको पता है इसमें रिजल्ट है, बच्चा बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगा। पवार सर, आपकी भी इसके ऊपर मैं राय जानना चाहूंगा। पवार सर, ठीक है, पवार सर को थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मधुरा मैडम, आपकी इसके ऊपर राय कुछ अलग है कि सही वही राय है? अपना खेल और खेल खेलने वाला, इसकी हमारे हिसाब से दो दो पहलू होते हैं। कि व्यक्ति एक ही होती है, लेकिन उसके दो पहलू होते हैं। एक है वो कॉम्पिटिटर, और दूसरा जो है वो स्पोर्ट्समैन। कॉम्पिटिटर जो है उसका इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं? तो वो जो परफॉर्मेंस करता है उसके ऊपर हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं। और जो स्पोर्ट्समैन होता है उसका हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं कि अपने बराबर के जो बाकी सब खिलाड़ी है, तो वो खिलाड़ियों के साथ वो कैसा बिहेव करता है, या फिर स्पर्धा में जाते हैं
तो उस समय वो जो स्पर्धा चालू होती है वो किस दृष्टि से देखता है, उसका विचार कैसा है, क्योंकि खिलाड़ी ये एक वृत्ति है और अच्छा जो खिलाड़ी होता है वो जरूर अच्छा कॉम्पिटिटर बन सकता है, लेकिन अच्छा जो कॉम्पिटिटर है वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बने ही, ऐसा हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। तो फिर आप जो ये कह रहे हैं कि अलग अलग सेंटर में जाके हमें सराउट प्रैक्टिस करना चाहिए कि नहीं, तो हाँ, बिल्कुल करना ही चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हम जो है कि हमारे पास कोई बातें नहीं है तो वो क्या है वो सीख लेते हैं हमारे बच्चे, और हमारे पास कोई स्ट्रेंथ एलिमेंट है तो वो क्या है वो बाकी के लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, और उसके साथ उनका एक बाउंडिंग अच्छी तरह से तैयार होता है। और हमारे ही जिले के साथ या बाहर गांव में हम जब कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वो जो कंपटीशन है वो हेल्दी हो जाता है, मतलब पहले ही अच्छा खिलाड़ी बनना चाहिए, उसके बाद अच्छा कॉम्पिटिटर बनना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास कोई ज्यादा रेगुलर चलने वाला सेंटर नहीं है, लेकिन हम भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को उस जगह के जाके सराउ प्रैक्टिस करने का चांस दे, उनको हमारे यहाँ पे बुलाए, तो फिर बहुत सारी नई बातें भी हमको सीखने को मिलती है, और हमारा एक जो स्पोर्ट्समैन है वो अच्छी तरह से बन सकता है, और ये जो स्पोर्ट्समैन है वो स्पोर्ट्समैन ही आगे जाके हमारे मलखाम को बढ़ाएगा। तो फिर वो थैंक यू मधुरा मैडम और तुषार सर। मैं तुषार सर को यही क्वेश्चन वापस पूछने वाला हूं। तुषार सर, आपकी इसके ऊपर और कुछ राय है? सर एक बात और है, हमारे बच्चे जो कंपटीशन खेलने को जाते हैं तो बहुत बार वो कारण बताते हैं कि मलकाम पतला था, उसकी खास अच्छी नहीं थी, बोन अच्छा नहीं था, इसीलिए बाकी के सेंटर में प्रैक्टिस करने के लिए गया तो उधर का मलकाम कैसा भी रहने दो वो करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस, उसको आदत हो जाएंगी, मलकाम कैसा भी रहने दो अपने को करने का है। अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया तुषार सर। शायद इसके आगे ये दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी जिस तरह से मैं सेशन ले रहा हूँ और साधन की इंपॉर्टेंस में जिस तरह से आज अवेयरनेस कर रहा हूँ, तो कंपटीशन में तो शायद स्टैंडर्ड मलखाम आएंगे, ये मेरा खुद का मानना है। और यस, इसके साथ हमारे एसोसिएशन या हमारे जो वरिष्ठ है वो लोग भी विचार करके, लेकिन साधन के साथ ही उस मलखाम का साधन तो बदलता ही है, लेकिन एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, मैट का फील चेंज हो जाता है। हमारे पास शायद अलग तरीके की लाइट्स हो, लाइट्स ब्राइटनेस अलग हो जाता है, तो मन की भी आज बहुत ही उस तरह से अच्छा अभ्यास होता है, और डर जो है वो हमेशा के लिए निकल जाके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है खिलाड़ियों का। तो आपके दोनों के भी विचार और आपके मैं भी सहमत हूँ कि दूसरे क्लब पे जाना चाहिए। मधुरा मैडम ने बोला कि आपके आजू बाजू में क्लब नहीं है, आप आ जाओ मुंबई में बच्चों को लेके, हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे, या हमारे खिलाड़ियों को आपके यहाँ पे भेजता हूँ। ये व्यवहार जिस तरह से बढ़ेगा, ये जो जिस तरह से आज एक दूसरे के पास जाएगी, हर एक, मैं जिस तरह से बोलता हूँ कि भारत के परिवार, मतलब ये परिवार का, फैमिली का मतलब यही है कि आज एक दूसरे के पास जाना चाहिए और हम लोग एक दूसरे को सिखाना चाहिए। तो इस तरह होगा क्या, हमारा खेल और बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन में पवार सर आपको पूछना चाहूंगा कि खिलाड़ी प्रैक्टिस के दरमियान जिस तरह से ग्रिप करता है, हम लोग सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑयल लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, या फिर राल लगाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कंपटीशन के दरमियान तो यूज होना ही चाहिए। जिस तरह से मलखाम है उस तरह से हमको जो कंफर्टेबल ग्रिप हम लोग को जरूरत है, उस ग्रिप को हम लोग को यूज करना ही है। लेकिन अगर प्रैक्टिस के दौरान भी अगर हम लोग उसी तरह का ग्रिप यूज करें तो सही है क्या, कि ग्रिप नहीं, बिना ग्रिप यूज करके भी मलखाम किया जा सकता है या प्रैक्टिस की जा सकती है? उसके ऊपर एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे पीछे ही जिनकी मूर्त है हनुमान जी के बाजू में, बालम पडारा देवधर, उनके जो शिष्य थे टकेश माल, उन्होंने उनके वक्त
मुंबई के गवर्नर जो थे उनके सामने मलखाम का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और उस मलखाम को मक्खन लगाया था, लोणी बोलते हैं जिसको, बटर बोलते हैं, वो मक्खन लगा के डेमोन्स्ट्रेशन किया था और अच्छे से परफॉर्मेंस किया था। तो बटर लगा के या फिर मक्खन लगा के अगर मलखाम कितना डिफिकल्ट है, ये मलखाम करने वाले सभी खिलाड़ी और कोचेस को पता है। तो अगर उस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से किया गया है जो इतिहास में लिखा है, तो कम ग्रिप करके भी मलखाम आराम से कर सकते हैं। तो पवार सर, आपका इसके ऊपर क्या अनुभव है और खिलाड़ियों को क्या मार्गदर्शन करोगे? जरूर सर, इस चीज को देखा जाए तो अगर दोनों तरफ से देखना चाहिए। अगर क्या होता है, हर अगर एक बच्चे को हर टाइम हर वक्त ग्रिप लगाने की जरूरत लगती है, और दूसरा जो लड़का है उसे ग्रिप कोई जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ तेल लगाए मलखम के ऊपर भी कर सकता है और बिना तेल लगाए मलखम के ऊपर भी वो कर सकता है। उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उसको क्या होगा, अगर वो कंपटीशन गया, कंपटीशन खेलने के लिए गया और वहां उसको ग्रिप अच्छी नहीं लगती, अच्छी उसको ग्रिप नहीं मिलती, तो भी वो अपने जो एलिमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा क्लियर और मजबूत तरीके से वो दिखा सकता है। और एक लड़के को हर वक्त ग्रिप की जरूरत है, हर वक्त। अगर सीधा से सीधा प्रकार हो, चाहे द्रोणासन हो, बानी गुरुजी पकड़ चाहे क्यों ना हो, वो ऐसे छोटे से छोटे और सिंपल एलिमेंट करते वक्त भी उसको अगर ग्रिप की जरूरत होती है, और उसी लड़के को अगर कंपटीशन में ज्यादा तेल हो गया, ज्यादा से ज्यादा ग्रिप हो गई, अगर ऐसा कुछ हो गया, तो उसका मानसिक लेवल जो है, उसका मेंटालिटी डेवलप करने का खुद को जो तरीका है वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, और वो खुद को कम मजबूत समझेगा, और उसकी वजह से उसके परफॉर्मेंस पे ज्यादा से ज्यादा बैड इफेक्ट होगा, और वो लड़का अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। और दूसरा जो लड़का होता है जो कम से कम ग्रिप में, या अगर ज्यादा तेल हो वो भी कर सकेगा और तेल ना भी हो वो भी कर सकेगा, उस लड़के को चाहे कौन सी भी हालत हो वो अपना सेट जो है, अपना एलिमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत तरीके से दिखा सकता है। आपने देखा जाए तो बजरंग अपने एक एलिमेंट लिया कि जो ज्यादा तेल लगाया, और उस पर ज्यादा तेल के ऊपर बजरंग दिखाना बहुत डिफिकल्ट और कठिन होता है, क्योंकि थाइस की पूरी उसको स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, काब्स की उनको पूरी तरह से दबाना पड़ता है। इसकी वजह से उसको क्या होगा, अगर चाहे ग्रिप हो या ना हो, उसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ एलिमेंट बढ़ेगी, और वो कंपटीशन में अपना एलिमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाएगा। इसकी वजह से हमें चाहिए, अगर चाहे ग्रिप ना हो, ग्रिप ना होते हुए भी हमें लड़कियों को सिखाना चाहिए, लड़कों लड़कियों को सिखाना चाहिए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ एलिमेंट, मसल पावर, स्ट्रेचिंग, वो सब कुछ सब बढ़ जाता है। इसलिए ग्रिप होनी ही चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन कैसा है, अगर ना ही बिना ग्रिप का ही वो लड़का कर जाए और कंपटीशन वक्त वहाँ ग्रिप अगर मलखम को हो ही जाती है तो निकाल तो नहीं सकता ग्रिप। क्या उसको जरूरत होनी चाहिए ग्रिप की? पवार सर, मुझे आपको ग्रिप। एक ऐसे क्वेश्चन पूछना है। मैंने सुना है कि आपके यहाँ पे बच्चे लोग जो पाउडर यूज करते हैं वो डायरेक्ट कंपटीशन में यूज करते हैं। आपके कंपटीशन मतलब आपके यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, मुझे पता है। तो उसके वजह से मैंने सुना है कि पाउडर प्रैक्टिस के टाइम होती ही नहीं है, वो खिलाड़ी डायरेक्ट कंपटीशन के टाइम ही पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये सही है? और इसके वजह से क्या डिफरेंस होता है, इसके वजह से क्या फर्क पड़ता है? पवार सर। हाँ सर, मैं आपको वही बताने वाला था। हमारे यहाँ ग्रामीण भाग एक पूरा शहर से अलग वाला गांव है, और वहाँ मैग्नीशियम पाउडर, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाउडर क्या होती है, हमारे बच्चों लोगों को शुरुआत स्टार्टिंग में मालूम ही नहीं होता था। कंपटीशन के वक्त जाकर ही उनको पता चलता था, और हमें मैग्नीशियम पाउडर वहाँ बच्चों का हमारे बच्चों को ना वहाँ यूज करने के लिए मिलती। इसका फायदा ज्यादा होता था, नुकसान कम और फायदा ज्यादा होता था, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रिप कम लगाते हैं, ग्रिप को तेल के ऊपर ही पूरी ग्रिप करते हैं। और अगर उनको कंपटीशन गए और उनको पाउडर जो है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर पाउडर मिल जाए तो उनकी ग्रिप बढ़ती है, और बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर यहाँ तो बहुत अच्छी ग्रिप है,
यहाँ तो अच्छी ग्रिप है, इसकी वजह से मेरा सेट अब ज्यादा से ज्यादा मुझे क्लियर दिख रहा है। शुरुआत का वक्त जो होता है ना हमारा कंपटीशन को दिया हुआ वार्म अप का वक्त, उसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है प्रैक्टिस के टाइम का और कंपटीशन के टाइप का, दोनों का सेट का उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव ही निकल के आता है। सही बात है। और दो मानने वालों को इसमें कुछ आपका खुद का आंसर है, कुछ अलग आपके कुछ व्यूज रखने हैं दोनों में से किसी को, कि मैं मेरे व्यूज रखूं? मैं मेरा क्वेश्चन पूछने का इंटेंशन ये था कि अगर हम लोग उनको ग्रिप पे ही डिपेंड रखे खिलाड़ियों को, क्योंकि आप लोग देखते हैं कंपटीशन में इसने ये ग्रिप किया, उसमें राल भी लगाया, उसमें पाउडर भी डाला, तेल भी लगाया। मैं तो अभी एक्चुअली अपने सब्जेक्ट का वो टॉपिक नहीं है कि आज रोप मलखाम को भी आज ऑयल लगा के राल लगा के ग्रिप करते हैं लड़कियां, तो उस पे क्या होता है, वो रोप मलखाम भी थोड़ा स्टिकी होता है, तो उससे उनकी कैचेस और थोड़ा सा आसान होता है। कंपटीशन में करते हैं ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस में, मैं जब भी प्रैक्टिस करता था तो मलखाम शुरू करते वक्त पहली बार एक बार तेल लगाने का और जाते वक्त तेल लगाने का, बीच में लगाने का ही नहीं। और पाउडर भी अगर सर ने अलाउ किया तो ही पाउडर यूज करने का, नहीं तो पाउडर यूज नहीं करने का। मैं तो देखता हूं किसी किसी खिलाड़ियों को, अगर मैं बोलते हैं ना कि बजरंग का मैं एग्जांपल देना चाहूँ, बजरंग करना है तो भी हाथ में पाउडर लगा के जाता हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है। बजरंग तो अपने पैर पे करने वाला एलिमेंट है, तो उसमें हाथ में लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो वेस्ट ऑफ पाउडर है, वेस्ट ऑफ। तो ये लड़कों की मानसिकता थोड़ी बदलनी चाहिए, ये हमारा सबका मानना है कि फिलहाल प्रैक्टिस के टाइम अगर थोड़ा तेल पाउडर का इस्तेमाल कम करे, मैं प्रैक्टिस के टाइम की बात कर रहा हूं, कंपटीशन में तो बिंदास कीजिए, या फिर प्रैक्टिस के टाइम भी अगर आपके सर परफॉर्मेंस ले रहे, फुल फ्लेश सेट ले रहे, तभी भी कीजिए। लेकिन नॉर्मल कुछ करना है तभी उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। हम लोग को पता चलता था कि मलखाम का थोड़ा वो ग्रिप कम होने की वजह से लकड़ी को पैर घिसने के बाद जो आवाज आता था बिना ग्रिप के वजह से, वो आवाज भी हम लोग एंजॉय करते थे। वो थोड़ा सा भी आवाज आता है ना तो लड़के लोग वो आवाज ही गया है। मलखाम की लकड़े से जो स्किन घिसने के बाद जो आवाज आता है, वो तो अभी साउंड निकल ही गया। सब लोग सिर्फ अभी ऑयल और उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो यही मेरा आपके तीनों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कंपटीशन में कीजिए, लेकिन प्रैक्टिस के वक्त जितना हो सके कम यूज कीजिए, ताकि उससे लड़के लोग की मसल डेवलपमेंट के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कंपटीशन में वो अपना परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर देंगे। मधुरा मैडम, आपको वापस थोड़ा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछते वक्त थोड़ा सा झिझक रहा था, मुझे किसी को भी इसमें दुखाना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं सभी महिला कोचेस लोग का आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करने की इसमें मेरा प्रयास है। अब ऐसे कभी हुआ है कि आप खिलाड़ियों को पकड़ रहे हैं, हेल्प दे रहे हैं, समझो कि ऊपर से जाके वीरभद्रासन कैच कर रहा है और आप नीचे खड़े हैं हेल्प देने के लिए, और शायद कोई सीनियर खिलाड़ी या सीनियर कोच जाके बोल दिया, हाँ मधुरा मैडम आप हटिए, मैं पकड़ता हूं, आप रुकिए, तो आपको वहां पे कभी बाजू में होना पड़ा या फिर ऐसे किसी के बारे में हो गया, तो किस तरह से मानसिकता होनी चाहिए? क्योंकि आज कभी कभी होता है कि तेरे से मैं शायद अच्छे से पकड़ लूंगा, क्योंकि आज पुरुष है तो थोड़ा सा हाइट बॉडी में तगड़ा होता है, और कभी कभी बच्चे के साथ वो कभी कभी आता है, तो उस वक्त शायद आपको मेरा प्रश्न समझा है, तो आप आंसर दीजिए, किस तरह से आप टैकल करते हैं, किस तरह से करना चाहिए? लड़के लोगों को मलखाम सिखाते वक्त बहुत ज्यादा मुझे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि रूटीन में मैं ये सिखाती ही थी, और बाकी के जो मेरे गुरु है ज्ञानेश्वरी में जी, या मेरे बाकी के सहकारी है, या फिर वो भी मुझे सपोर्ट ही करते थे, या जहाँ जरूरत पड़े तो उनको ऐसा बोलना ही नहीं पड़ेगा कि मैं ही उनको बुला लूं कि अगर कोई लड़का है और वो उसका वेट बहुत ज्यादा है, और तो फिर वो जब वो झाप करेगा तो उसको मैं पकड़ सकूंगी या नहीं, तो उसमें हिचकिचाने की को तो कोई बात ही नहीं है। मैं ही उसी वक्त कोई बड़ा लड़का होता है या मेरे जो कोच होते हैं उनको बुला लेती हूँ कि ये ऐसे ऐसे झाप करने वाले हैं, तो मुझे थोड़ी मदद करोगे क्या? तो फिर वो वहां खड़े रहते हैं, उसको भी मैं समझा देती हूँ कि वो झाप कैसे करने वाला है, तो फिर वो मदद कर देता है। और इसके दौरान ही और एक बात हो जाती है कि एक खिलाड़ी को सिखाते समय ही मैं एक शिक्षक भी तैयार कर देती हूँ कि जो मेरे बाद
या बाद में बाकी लड़कों को ये सिखा सके। तो फिर ऐसे कोई संभावना ही नहीं होती कि मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि किसी ने कहा कि नहीं नहीं आप मत पकड़ो, मैं ये देख लेता हूँ। और और कोई लड़कियां सिखाती है महिलाएं, और उनके यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो बेझिझक उनसे कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे आप, तो वो भी आपकी बात समझ जाएंगे, आपको जहाँ पड़ेगी वहां मदद भी कर देंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही बात है मधुरा मैडम, एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरा सिर्फ यही मैसेज देने का मेरा इंटेंशन है कि आप जैसे बहुत सारी महिला कोचेस बढ़े, तो इस अगर आ रहे हैं आपको देखे, शायद कोई कोचिंग फील्ड में आ गई, चलो मधुरा मैडम सिखा रही है मुझे भी सिखाना है, तो अगर उससे कोई प्रभावित होती है और आती है तो उस वक्त का इंटरेस्ट, तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट, जैसे आपने बोला कि मैं खुद ही बोला, स्टूडेंट खिलाड़ी के सेफ्टी के लिए जो सही है वही डिसीजन उस वक्त लेना चाहिए, और उस वक्त किस तरह से हेल्प किया जाता है, किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा वो अगर अभ्यास उसके साथ करे तो शायद हर वक्त वहां पे आपके साथ हेल्प करने के लिए आपके सहयोगी आपके साथ हो, इसकी कुछ गारंटी नहीं। तभी आपको पकड़ते वक्त आपको उसको आसानी से पकड़ना चाहिए, या फिर उनके साथ उनके बाजू में खड़े रह के थोड़ा सा हेल्प को भी सीखना चाहिए और खेल आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी मेरा थोड़ा अंत में मैं आ रहा हूँ, मेरा प्रश्न तीनों को भी होगा एक एक करके, तो तीनों का भी शायद उसमें कुछ अलग अनुभव होगा, तो प्लीज बताइए। मलखाम खेल बढ़ाने के लिए या किस तरह से हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन किस तरह से मलखाम की भी आयु बढ़ाए, क्योंकि मलखाम अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास अच्छे बोलते ना हमारा साधन ही अगर ठीक से मेंटेन रहा तो मलखाम भी आगे जाके बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन पहला तुषार सर आपको है कि मलखाम की देखभाल आप किस तरह से करते हैं? सर पहले तो मलखम को कवर चाहिए, मलखम प्रैक्टिस होने के बाद उसको कवर डालना कंपलसरी है। बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया। मलखाम की देखभाल करने के लिए मलखाम को कवर होना बहुत ही आवश्यक है, ये बात कृपया सबने नोट कीजिए। मलखाम होने के बाद हम लोग उसको ऑयल वगैरह जो लगाना है लगा के निकल जाते हैं, लेकिन वही मलखाम अपने लिए खिलाड़ियों के लिए 365 डेज वहीं पे खड़ा रहता है, और उसके ऊपर धूप है, आजू बाजू की बहुत सारी धूल मिट्टी है, या बारिश में भी बहुत जन निकालते नहीं है शायद, मालूम नहीं मुझे, लेकिन अगर उसको अच्छे से ढके तो उसकी लकड़े की आयु बढ़ती है, ऑब्वियसली मलखाम की आयु बढ़ती है, और उसका हम लोग खिलाड़ियों में अच्छा उपयोग होता है। और निकलते वक्त किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, और वापस मलखाम हम लोग जब भी लगाते हैं तभी क्या करते हैं, आप कुछ अलग करते हैं क्या पवार सर? मलखम लगाते वक्त और निकालते वक्त हमें दोनों, मलखम लगाते वक्त और निकालते वक्त हमें दोनों टाइम हमें मलखम जो है वो सेफ्टी, या उनको कोई दिक्कत ना आए। मलखम को अगर चोट लगी या फिर जोर का कोई घाव हो गया तो उनकी छल्लियां निकलती है, और उसकी वजह से खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचने की जरूरत संभावना होती है। अगर शायद गलती से हमें कहीं मलखम ऐसा रख भी लिया और गलती से वैसी कोई चीज हो भी गई तो हमें क्या करना चाहिए, लकड़ी का जो भुगा है, भुगा होता है वो फेविक्विक के साथ मिक्स करके उस जगह पे हमें चिपकाना चाहिए, और थोड़े दिन के बाद उसे पॉलिश पेपर से घिसा के उसे प्लेन करना चाहिए। उससे क्या होगा, वो जो छल निकली है वो पूरी तरह से भर जाएगी और हमारा मलखम जो है वो पहले जैसा हो जाएगा। सही बात है सर, मलखाम निकालते और लगाते वक्त उसकी खबरदारी रखने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं बहुत जगह पे कंपटीशन पार्ला में लेता हूँ, तभी क्या होता है कि वहाँ के जो डेकोरेटर होते हैं, वहाँ के जो आने वाले जो वर्कर्स होते हैं, वो बोलते हैं हम लोग लगा लेंगे, लेकिन मैं वहाँ पे रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं वहाँ पे खड़ा रह के लगवा के लेता हूँ, और निकालते वक्त भी मैं उसको लगाता हूँ। तो निकालने के बाद वो 12 फुट का हो जाता है, 3 फुट अंदर होता है, 9 फुट ऊपर होता है, तो और बहुत लंबा होता है, तो शायद वो संभाले नहीं संभाले, तो हम लोग प्रेम के प्रति वहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है और उसका ख्याल रखना चाहिए। मधुरा मैडम, आप किस तरह से संभालते हैं मलखाम को, आपका अनुभव?
पहली बात तो ये है कि हमारा जो ये मलखाम खेल है, इसका ये जो मलखाम है, उसके लिए बहुत ही कम मेंटेनेंस लगता है, ऐसा हमारा ये मलखाम है। क्योंकि ये जो मलखाम हम बनाते हैं वो सीजन लकड़ी का बनाते हैं, तो फिर इसकी वजह से इसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कभी भी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है या फिर धूल बैठ जाती है, तो हम लोग जो है उसके जैसे तुषार सर ने कहा कि वो कवर रखना चाहिए ताकि धूप की वजह से मलखाम को कोई दिक्कत ना आए। और वैसे ही जैसे कि एक 3-4 महीने में से एक बार थोड़ा सा गुनगुना पानी बनाकर उससे गुनगुने पानी से हमें मलखाम को नहलाना चाहिए, और फिर तेल के साथ मालिश करके वो हमारे लिए अच्छा बन जाता है। या फिर बारिश में भीगने के बाद जो पॉलिश पेपर होता है, उससे हम अगर हम मलखाम वो घिस दे तो फिर उसके ऊपर जो बर रहती है वो निकल जाती है और हम अच्छी तरह से मलखाम कर सकते हैं। तो तुषार सर और पवार सर ने भी जो दोनों बातें बताई वही हमें मेंटेनेंस के लिए करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों ने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। पवार सर ने बोला कि एक लकड़ी का भुगा लेना है, उसमें थोड़ा फेविकॉल डाल के कहाँ पे अगर कहाँ पे चोट आती है तो उसको वहां पे। तो मैं तुषार सर को ही पूछना चाहूंगा कि अगर उसी मिश्रण को या उसी चीज को लेके कहा कभी कभी मलखाम में दरारें आती है, तो उसी दरारों में भी अगर उसको अगर हम लोग यूज करें, जहाँ पे कोई एमसील भरता है या कोई वहां पे कुछ और कुछ भरता है, तो सही चीज मुझे लगा कि ये बहुत सही चीज है, तो उसको यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। पवार सर। हाँ सर, जरूर। अगर लकड़ी का भूसा जो है फेविकॉल के साथ वहां चिपकाया जाए तो थोड़ा सा वहां से नोकीले चोट नोकीले बाहर आते हैं। तो उसे क्या करना है, पॉलिश पेपर चाहिए, लकड़ी का पॉलिश पेपर हमें जो है वो अलग से मिलता है, और वो पहले से उसको घासना पड़ेगा। उसके बाद लोखंड का जो पॉलिश पेपर होता है स्टील पर चलाने वाला, उसके साथ उसको जो अगर घिसा जाए तो वो पूरा से पूरा प्लेन हो जाएगा, और लकड़ी का ही होने की वजह से उसे लकड़ी की ही ग्रिप आएगी। अगर एमसील लगाएंगे हम तो उस पर तेल की ग्रिप नहीं आएगी, पाउडर की ग्रिप जो है तो कई बार नहीं आती, उस पर तेल नहीं चिपक पाता। उसकी वजह से वो लड़कियों का पैर फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। इसके लिए मुझे तो लगता है अगर लकड़ी का भुगा जो है उसके साथ उसे पैचअप किया जाए तो बहुत से बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर। और ये लकड़ी के भुगे के बारे में सबको शायद जानकारी होगी। उस लकड़ी के भुगे के साथ एक सही प्रमाण में हम लोग को फेविकॉल लेना है और उसको आटे जैसे बुनना है, और उसको एक अच्छे से गोला बना के उसको जहां पे दरारे है इसको जितना अंदर दबा के उसको भरे, और एक्स्ट्रा अगर बाहर रहता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। और सूखने के बाद पॉलिश पेपर के साथ घिस के उसको लेवल करके हम लोग अच्छे से मलखाम को यूज कर सकते हैं। अगर किसी के जूना मलखाम दरार की वजह से अगर पड़ा है तो उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं इसी मेथड के साथ। और मधुरा मैडम ने जिस तरह से बताया कि अगर कुछ थोड़ा सा गुनगुना पानी हल्का सा हॉट वाटर से अगर हम लोग साल में उसको 2 बार नहलाए अच्छे से, जिस तरह से हम लोग नहाते हैं उससे अगर नहलाए तो उसके ऊपर चिपकी हुई हम लोग तेल ऑयल लगाते हैं, अलग अलग ग्रिप करते हैं, और उसके साथ अलग बहुत सारी धूल मिट्टी अगर चिपकती है तो वो अच्छे से साफ हो जाती है, और उसके वजह से मलखाम की आयु बढ़ती है, और इससे हम लोग को बहुत ही यूज होगा। और तुषार सर ने जिस तरह से बोला कवर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह का कवर यूज कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्लास्टिक यूज करो, यूज किया हुआ कहाँ पे जूना बैनर है उसका उल्टा करके उसका आप थैली बना के उसको पे डालो, कुछ भी करो, लेकिन उसको ढकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से आज का जो कम्युनिकेशन है, जो मैंने प्रश्न लेके आपके सामने क्वेश्चन लेके आया था वो ऑलमोस्ट सब खत्म हुई है। फिर भी अगर किसी मान्यवर को अपना कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर करना है तो यस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मलखाम कट्टा चर्चा नॉर्मल हमारे मलखाम प्रेमियों को नॉलेज बढ़ाने के लिए है। तो किसी को कुछ अपना और कुछ अनुभव बताना है, कुछ प्रश्न मेरे से भूल चूक से रह गया है और आपको कुछ बताना है, ऐसा कुछ तीनों में से? चलो अच्छा है। अभी हमारा यह सत्र हमारे श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे लाइव सब लोग देख ही रहे। सभी मान्यवरों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आज वो आए।
इसमें कहाँ पे भूल चूक हो गई है नेटवर्क की वजह से, तो वो चलते ही रहता है। सब लोग हमारे ही फैमिली के हैं, मलखाम प्रेमी है, तो शायद वो सब चीज थोड़ा सा ध्यान नहीं दे। और जो हम आपके पास अच्छी चीजें नॉलेज वाले कोचेस को लेके कुछ अच्छा लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ही आप ज्यादा फोकस करें। और तुषार सर, आपका आज के सेशन के बारे में क्या अनुभव है? आपको किस तरह से लगा है सेशन, क्योंकि अभी अभी हम समाप्ति कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर। इससे पूरे पूरे भारत में जो जिधर जिधर मलखाम चल रहा है उनको ये सब पता चलेगा कि प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, मलखाम के अपना ये कैसा, मलखाम का अपना ये क्या प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, ये सब सबको समझ में आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर। और आप अभी तो आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ये मैं एज अ फ्रेंड करके आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, और इसके आगे भी आप आएंगे। और आपके पास बहुत सारा अच्छा नॉलेज है, और वो लिखित स्वरूप में है। आप बोलते हमारे पास कल का क्या लिखा करना है, आज आपके पास लिखा हुआ होता है, तो वो उसके पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। और सर, आपका अनुभव भी मैं जानना चाहूंगा, किस तरह से आज का आपका अनुभव रहा आज का ये चर्चा में। और सर, मैं सबसे पहले इस सेशन के बारे में कहना चाहूँ तो पार्लेश्वर व्यायामशाला के बारे में बहुत सा मैं आभारी हूँ, क्योंकि हमने अगर तीनों ने एक ही प्रश्न के अलग अलग सवाल जवाब दिए तो उन सबको अपने इकट्ठा करके हमारे फैन को, हमारे मलखाम खेल को बढ़ाने वाले जो लड़के लड़कियां हैं, कोचेस है, उनको हमें क्या समझाना है। हम तीनों ने थोड़ा 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 जवाब दिया, और आपने क्या किया, उन सबको इकट्ठा करके एग्जैक्टली जहां तक पहुंचना चाहिए वहां आपने पहुंचाया है। इसके लिए हम आपका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अगर इस सेक्शन के बारे में पूरी तरह से कही जाए तो यह इंफॉर्मेशन सेशन हो गया है, यह सबको नॉलेजेबल सेक्शन है। इसकी वजह से अगर जस्ट ही कोई लड़का नया मलखाम में आए, उसको लेकर वहां से अगर वो एडवांस टेक्नोलॉजी का एडवांस वाला जो अगर बच्चा है, उसके लिए भी ये सेक्शन बहुत से बहुत इंफॉर्मेटिव है। इस सेक्शन की वजह से वो अपने स्किल में ज्यादा से ज्यादा डेवलप कर सकता है, और कोचेस भी अपने सिखाना कैसे, वहां से मलखाम की देखभाल कैसे करे, ये सब कुछ इस सेक्शन की वजह से सीखे। इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा आभारी हूँ सर। धन्यवाद पवार सर, आपने बहुत ही अच्छे से अंत में आपका अनुभव बताया। मधुरा मैडम, अभी आप ही बची है, आपका भी अनुभव बताइए। ये जो मलखाम कट्टा आपने शुरू किया है, ये एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट है कि इसके द्वारा से हम लोग देश भर में नहीं बल्कि जग भर यानी विश्व भर में हम पहुंच सकते हैं। हमारा अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारा जो मलखाम खेल है इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। और मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि इसके ये मलखाम कट्टा के प्रयास के कारण ही हमारा मलखाम बहुत ही आगे बढ़ेगा। और मैं आप गणेश जी, आपकी पार्लेश्वर व्यायामशाला और आपकी बाकी सब टीम, और मेरे साथ जो जुड़े थे वो तुषार पवार सर, तुषार भरगुड़े सर, और मेरे बाकी गुरुजन, बाकी आदरणीय लोग, इन सब का धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप मेरा अनुभव शेयर करने के लिए आपने यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मधुरा मैडम। आप तीनों ने भी अपना अनुभव अच्छे से रखा, और यस, पूरे देश को, जैसे तुषार सर ने बोला, पूरे भारत को इसका बहुत ही उपयोग होगा। हम सब लोग महाराष्ट्र के हैं, हमारा मदर टंग हमारा मराठी है, फिर भी हम लोग हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा देश अगर ये सुन के, अगर उनको कुछ इसका उपयोग होके, उसका कुछ यूज होके, अगर वो हमारा मलखाम खेल आगे जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी हम सभी को होगी। और इसमें हमारे साथ हमारे श्री पार्लेश्वर व्यायामशाला के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, हमारे विले पार्ले एरिया के एमएलए
एडवोकेट पराग अलोनी हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए होते हैं, हम लोग को मार्गदर्शन के साथ सपोर्ट भी देते हैं और मलखाम खेल आगे लेके जाने के लिए उनका सहयोग भी बहुत अच्छा है। उसके साथ ही मेरे गुरु महेश अटाले सर, वो उनकी संकल्पना से ये जो शुरुआत हुई है वो हम लोग को आगे भी लेके जाना है। आप जैसे अनुभवी कोचेस और जजेस और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके पीछे हम लोगों ने इसके पहले भी बहुत सारे सेशंस की हम लोगों ने किए, सब लोग ने देखे हैं कि इसी तरह से अलग अलग विषय लेके मलखाम कट्टा इस माध्यम में श्री पालेश्वर व्यायामशाला यूट्यूब चैनल पे आएगा और मलखाम खेल का विकास और आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन, यही हमारा मेन उद्देश्य है, उसको लेके आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे हमारा आज का पोल मलखाम का सत्र समाप्त हुआ ये घोषित करके मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आए हुए सभी अतिथि को। और आगे भी आप हमारे इस मलखाम कट्टा के चैनल पे मैं आपको बुलाऊंगा हक से, और आप आएंगे हंसी हंसी, और मुझे इसका बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस है। और हमारा ये सत्र समाप्त हुआ ये मैं घोषित करता हूँ। नमस्ते।